तो वैकेंसी आप सबको पता है 32,438 दे रखी है अभी हाल फिलहाल, लो जो सुनने में आ रही है कि बोर्ड की तरफ से, रेलवे की तरफ से, कि वैकेंसी पड़ेगी 58,000 तक करीब जाएगी वैकेंसी है। ठीक है। तो इसमें 18 से 30 और 18 से 33, कुछ वैकेंसी 18 से 30 साल वाले भर सकते हैं, कुछ 18 से 33 वाले। तो 23 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों का। तो 23 जनवरी से हमारा 22 फरवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही मोड है। तो सबसे पहले इसके सब्जेक्ट देखिए, जीएस आएगा, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। किसके कितने क्वेश्चन आएंगे जीएस के? जनरल साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। यानी अगर जीएस की बात करें 25 और 20 45 क्वेश्चन हमारे जीएस से रिलेटेड हैं। 30 और 25 55, 55 क्वेश्चन हमारे मैथ और रीजनिंग के हैं। देखिए मैथ के जो हमारे 25 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 25 में से 25 आए। ठीक है, आते भी हैं बच्चों के, यही स्कोरिंग होता है मैथ और रीजनिंग। जीएस में तो ये है कि भाई जितना मर्जी पढ़ लो, वास्ट रहता है। ठीक। तो इसमें नेगेटिव, भाई कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि नेगेटिव हो कितने मार्क्स की होती है या नहीं होती। तो नेगेटिव का मैं बताना चाहूँगा 1/3 हमारा नेगेटिव रहेगा। यानी एक क्वेश्चन अगर हम 1 मार्क्स का है तो उसमें 0.33 हमारे नेगेटिव होंगे, गलत होने पे मार्क्स कटेगा। तो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने हैं, जिसमें हमें श्योर है जीएस वीएस में। मैथ में तो रहता ही है मोस्टली बच्चों को, जीएस में कई बार दिक्कत आती है। देखिए अब आते हैं एनटीपीसी। कुछ बच्चों ने, मतलब सभी बच्चों ने फॉर्म तो भर ही रखा है एनटीपीसी का। तो जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि अप्रैल में हमारी ग्रेजुएशन बेस वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा ग्रेजुएशन वाला, और मई में होगा 12th बेस वाला। तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ग्रेजुएशन पोस्ट की। ग्रेजुएशन में हमारी जो पोस्टें हैं, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ये हमारी ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्टें थी। और अंडर ग्रेजुएट 12th बेस की अगर हम बात करें, 12th बेस में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, ये हमारी 12th बेस पोस्ट थी। टोटल मिला के अगर बात करें 8,113 पोस्ट ग्रेजुएशन बेस थी। और 12th बेस कितनी थी? 3,445। ठीक। तो सब बच्चों ने फॉर्म भर ही रखा होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई गुड्स ट्रेड मैनेजर की 3144, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736, 732, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट की 1507, स्टेशन मास्टर की 994। जोन के हिसाब से दे रखिए, जिस बच्चे ने कौन सा जोन भरा होगा, किसी ने अहमदाबाद, किसी ने मुंबई, किसी ने गोरखपुर, इस तरीके से जोन भरे होंगे आप लोगों ने। ठीक। तो ऐसी ये 12th बेस थी। जूनियर कम टाइपिस्ट 990, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361, ट्रेन क्लर्क 72, 2022 कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर के बारे में बता देते हैं। इसमें दो एग्जाम होते हैं ऑनलाइन मोड में, CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 की अगर हम बात करें, CBT 1 में 40 क्वेश्चन जीएस के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के। टाइमिंग रहता है इसका 90 मिनट, और नेगेटिव सेम रहता है, नेगेटिव होता है 1/3। यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो नेगेटिव कितना होगा? 0.33। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैथ रीजनिंग में तो श्योर रहता है कि बंदा की हाँ ठीक है। जीएस में थोड़ा सा तुक्का लगा के चलता है बच्चा, तो उसमें जीएस में उतना ही लगाना है कि जिससे नेगेटिव ना हो, कहीं पता चल रहा माइनस में ही चले जाए। और CBT 2 की बात करें, CBT 2 में हमारा जीएस का वेटेज बढ़ जाता है 10 मार्क्स का। 40 का CBT 1 में रहता है, 50 मार्क्स हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाते हैं CBT 2 में। ऐसी मैथ में 5 क्वेश्चन बढ़ते हैं, रीजनिंग में भी टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 120। यानी CBT 1 की बात करें, CBT 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, और CBT 2 में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के। दोनों में अगर टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग सेम रहता है। बच्चा करके जाता है CBT 1 के हिसाब से कि भाई 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में करने हैं। लेकिन कई बार CBT 2 में बच्चा जाता है तो सोचता है मेरे तो अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। हाँ, 20 क्वेश्चन बढ़ जाने की वजह से यहाँ देखिए क्वेश्चन भी टफ आते हैं, और टाइमिंग सेम रहता है। तो वहाँ पे बच्चा कई बार पेपर छूट जाता है बच्चे का। तो हमें उतनी तैयारी करके चले कि भाई 85 मिनट में ये CBT 2 का पेपर भी हमारा हो जाए। क्योंकि 5-7 मिनट कई बार रहता है, साइन लगाने आ जाते हैं, थंबनेल लगाने के, तो ये 5 मिनट हमें बचा के चलना है। तो देखिए ये आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, मैंने दे दी है। तो सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं कि देखिए पर डे 50 क्वेश्चन मैंने कहा है, कोशिश करेंगे 60 से 90 मिनट के बीच, यानी 1 घंटा ही लेके चलेंगे, मतलब 60-70 मिनट में आपके ये 50 क्वेश्चन हो जाए विद एक्सप्लेनेशन। और कोशिश करेंगे देखिए थोड़ा सा 2 क्वेश्चन पर डे मैथ हो जाने के बाद, कि एक साइंस का हो, बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री से लेके, या एक हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का ले लेंगे, या करंट अफेयर का। 2 क्वेश्चन आपको जीएस के रखूंगा मैं लास्ट में,
कि हाँ जीएस की भी आपकी 2-2 क्वेश्चन की पर डे इंटरेस्ट आता रहे आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सिंप्लीफिकेशन का, सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करनी है जितना मन में सॉल्व कर सके। अब स्क्वायर रूट के फॉर्म में दे रखी है सारी वैल्यू। जब भी ऐसा वैल्यू देगा तो हमें लास्ट से सॉल्व करना है। कर भी रखा होगा आप लोगों ने। देखिए, मैराथन चलेगी क्लास कि भाई क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर बताया और चलते गए आगे। अब ये 225 है। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 15। 154 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा? 169। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। तो मुझे पता है इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 13। 108 प्लस 13 कितना होगा भाई? 121। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 11। 25 और 11 ये हो जाएगा 36। अब मुझे पता है ये 36 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। 10 प्लस 6 16। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई? 4। ये तो आ गया ऊपर, न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर दिया। अब बच्चा सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत देता है, मल्टीप्लाई में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करके आता है। अब इसे समझिए भाई, ये जो वैल्यू दी है अंडर रूट में 16 प्लस 19.25 गुणा में 4 का स्क्वायर, सीधा लिख दिया मैंने 16। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझना है इसे। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट ज़्यादा करता है। ठीक, तो हमने, मुझे पता 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई? 4। अब देखिए भाई ध्यान से, 16 की जब मल्टीप्लाई करोगे, 16 पंजे 80 का 0, 8 हासिल। 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, 4 हासिल। 16 ने 144, 144 और 4 हासिल था 148 का 8 हासिल। 14, 16 ही कम 16, 16 और 14 308। और आगे कितना है? 16। जब 16 में 308 जोड़ोगे 324 होता है, और 300 इसका स्क्वायर रूट होता है 18 का। तो 4/18 ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन लेकिन काटोगे इसे तो कितना आ जाएगा? 2/9। कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए, जब मुझे यहाँ पे पता चल रहा था कि 16 में कुछ प्लस होगा, 4 प्लस 2 कुछ जाएगी वैल्यू, तो ऊपर न्यूमरेटर आया था 4, तो मुझे पता ये तो रिजेक्ट हो गए दोनों ऑप्शन। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो अगर एक ही ऑप्शन मिलता कि 4 का मल्टीपल, या यहाँ पे कुछ 9 दे देता, तो हमारा एक ही ऑप्शन होता। तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन जब 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तब आपने सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े? गौरव सर, कमेंट, कमेंट टू। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एज का क्वेश्चन है, एवरेज एज। तो बताइए भाई इसका आंसर। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग कितना है? सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, सी की प्रेजेंट एज निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे समझिए भाई। ए बी सी औसत एज है 20। 20 गुणा में 3 कर दोगे, 60 साल आ गई। क्योंकि ए बी सी कितने हैं? 3%। तो 3 से गुणा कर दिया, 20 दिया, 60 साल आ गई। यानी उनकी तीनों की टोटल प्रेजेंट एज कितनी आ गई? वर्तमान आयु 60 साल। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है 2 वर्ष पहले, यानी 2 years अगो, 2 साल पहले बी, ए और बी की आयु का योग। ए की 2 साल पहले ये थी A-2, और बी की 2 साल पहले B-2। इन दोनों की आयु का योग किसके बराबर है? सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो सी की 2 वर्ष पहले जाओगे, सी की 2 वर्ष पहले कितनी हो गई? C-2। अब इससे कितनी अधिक है? 6 वर्ष। तो इसे सॉल्व करोगे, यहाँ से वैल्यू आएगी, उसे पुट कर देना आपने ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन। तो मैंने जब इसे सॉल्व किया, देखिए भाई, 1-2 से ये काट दिया, ये -2 उधर जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया भाई? 6 + 2 8। 8 प्लस सी हो गया। तो इस a प्लस बी की वैल्यू C+8 ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? ये है हमारे पास 8 + C, और आगे C है ये वाला,
प्लस सी, ये बराबर है 60 के। सी की निकालनी थी वर्तमान आयु। 8 को इधर ले जाओगे, 60 में 52 गया कितना, 60 में 8 गया 52, 2 की वैल्यू 52 है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 26। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बताइए भाई कोई डाउट इसमें? भाई आंसर बताओ। चलिए भाई बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है कि 1 घंटे के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है, आप करते चलिए, और जो कर पा रहे हैं आंसर बताइए, वरना जिसे नहीं आता वो अपना देखते चलिए कि हाँ इस तरीके से। भाई मंडे टू फ्राइडे तो रहेगी क्लास। ठीक है, बैच तो जब तक टिल एग्जाम तक रहेगा, एनटीपीसी तक। चलिए भाई देखिए, रेशो का क्वेश्चन है, सिक्को वाला कॉइन वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये, पिछले साल आया हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक, तो देखिए भाई, हृदय अपना गुल्लक खोलता है, उसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये देखिए 4 तरीके के सिक्के दिए हैं। एग्जाम में जो आते हैं 2 तरीके के सिक्के, 3 तरीके के आते हैं, 4 के बहुत कम आता है, लेकिन मैंने यहाँ 4 का दे दिया। अगर 4 का आप कर लोगे तो 2-3 वाला ईजिली हो जाएगा। तो सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का, यही कॉइन्स है। अब इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 10, 5, 2, 1। 10, 5, 2, 1। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया है कितना? 10, 5, 2, 1, ये दिया मैंने। अब मुझे कहा यदि कुल 72 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या देता है या अमाउंट देता है, इन दोनों में से एक वैल्यू देता है। इसने ये क्या दिया? नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए 72। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है? ये हमारे पास रेशो दे रखा था नंबर ऑफ कॉइन्स का, तो मुझे पता है 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18। 18 यूनिट यानी 18 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं हमारे पास। तो इस 18 कॉइन्स का वैल्यू कितना है? 70। 18 कॉइन्स का वैल्यू है कितना? 72। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। अभी 1 यूनिट की 4 आ गई तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 10 चौक 40, यानी 1 रुपये के 40 सिक्के हैं। 5 गुणा 4 20। 2 रुपये के 20 कॉइन हैं। 2 गुणा 4 8। 5 रुपये के 8 सिक्के हैं। 1 गुणा 4 4, यानी 10 रुपये के 4 सिक्के। तो भाई ये तो आ गए नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट, कि सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितनी राशि थी, यानी हमें क्या निकालनी है? राशि निकालनी है। तो मल्टीप्लाई कर दें। अगर 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए भाई? 40 रुपये। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं तो कितने हो गए भाई? 40 रुपये। 5 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितने हो गए भाई राशि? 40 रुपये। 10 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितना हो गया भाई? 40 रुपये। इन सब का टोटल कर दोगे, टोटल कितना आ गया? 160 रुपये, यानी उसकी गुल्लक में कितने थे? 160 रुपये। बताइए भाई। भाई पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ इसकी एनोटेशन फाइल टेलीग्राम पे चल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अभिनय मैस। चलिए अभी बता देंगे अभी किस पे, किस टेलीग्राम चैनल पे हम डालेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। देखिए रेलवे की बात करें, एनटीपीसी की, एनटीपीसी में 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के रहते हैं। ठीक, और मैं यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन के अंदर, ये 3 से 4 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए टेन थी इधर कर लेना, 10 ए कर लेना। 10 ए की वैल्यू कितनी है? 5/7। और हमें वैल्यू निकालनी है 7 साइन ए माइनस 3 कॉस से अपॉन में 7 साइन ए प्लस 3 कॉस ए प्लस 4। ये वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए 10 ए की वैल्यू कितनी दी है हमें? 5/7। तो मुझे पता है इसका टेन थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में पढ़ा ही होगा, मैंने ही पढ़ा रखा है। तो मुझे पता है पी अपॉन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार। तो पी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7। और क्वेश्चन में जो पूछा, हमें सॉल्व बेस निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई पी अपॉन बी दे रखा, हाइपोटेन्यूस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है ना, साइन और कॉस के फॉर्म में पूछी है, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ? 7 में साइन ए अपॉन में कॉस ए -3। क्या किया मैंने?
इस कॉस ए को इस साइन ए के नीचे ले गया, या मैं ये कह सकता हूँ कॉस ए से मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो मैं जब डिवाइड करूँगा तो इधर भी आ जाएगा 7 इंटू में साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इधर कॉस का कॉस ये कट गया, +3 आ गया +4, यानी कॉस ए से आपने न्यूमरेटर में अंश पे और हर पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है साइन टेन ए की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा था तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन में, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़ा था। तो मैं सीधा वैल्यू रखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू है 5/7, 7 गुणा में 5/7। पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये स्टेप ना लिखने की वजह सीधा आपने ये लिखना है -3, 7 गुणा में 5/7 +3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +4। तो भाई जो वैल्यू कट रही है मैंने काट दी। देखिए जो 7 से 7 कट गया दोनों में, 5 - 3 कितना होगा 2, 5 + 3 8, +4 ई से काट देंगे, ये आ गया 1/4, 2 से मैंने काट दिया। 4 प्लस के 1/4 है, 4 से ही 1/4 लिख सकते हैं क्या इसे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 चौक 16 + 1 17/4, लेकिन हमें ऑप्शन दिया है 4 से 1/4, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर। बताइए भाई कोई डाउट इसमें। भाई मैथ तो आपने कर ही रखा होगा, अब एग्ज़ाम आपका ग्रेजुएशन बेस का अप्रैल में होगा एनटीपीसी का, और मई में होगा 12th बेस का। तो मैं मई तक आपको 50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, मंडे टू सैटरडे मान लीजिए, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे तक कराऊंगा, जिससे ये है कि बाकी दिन आप जीएस ही पढ़ सकते हो, मैथ की प्रैक्टिस इसमें करते चलिए, आगे रीजनिंग के भी टीचर आएंगे, जीएस के भी। तो ऐसी सेशन चला करेगा 50 क्वेश्चन का पर डे, 1 घंटे का। चलिए भाई, ये देखिए फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर इज 3600, 3600, इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जब मैंने क्लास में पढ़ाया था उसमें नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, ये सब बताया था मैंने। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फैक्टर वाला तो मैंने आपको बताया था 3600 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, जो छोटी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 1800, फिर मैंने 2 से किया कितना आ गया 900, 900 को जब 2 से करोगे कितना आएगा 450, 450 को जब 2 से करोगे कितना आएगा 225। अब ये 2 से तो नहीं जा सकता, 2 से बड़ा नंबर कौन सा है प्राइम, 3, 3 से करके देखेंगे। और वैसे 225 जिन बच्चों को पता है डायरेक्ट, वो उन्हें पता है 15 का स्क्वायर होता है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करो तो आप सीधा लिख सकते हो 15 का स्क्वायर होता है, यानी 3 गुणा 5 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। और जिन्हें सॉल्व करना है ऐसे कीजिए, 3 से किया तो ये आ गया 75, 75 को फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 25। अब 3 से तो नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 से किया ये आ गया 1। अब देखिए जो वैल्यू दी है उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 है 4 बार, 2 है हमारे पास कितनी बार 4 बार, इनटू में 3 कितनी बार है 2 बार, 3 है हमारे पास 2 बार, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 का ये आ गया। ठीक, ये हमने लिख लिया 3600 के पावर के फॉर्म में वैल्यू प्राइम नंबर की। अब मुझे पता है जब नंबर ऑफ फैक्टर की बात होगी, जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, तब हम करेंगे क्या, जो पावर दी होती है ना, पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए इसकी पावर में क्या दिया है हमें, अगर हम बात करें ये पावर में 2 की पावर कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, अब 3 की पावर कितना है 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस। ठीक है, अब 5 की पावर कितना है 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लस। तो ये कितना हो गया 4 और 1 5, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, 5 तिया 15 तिया कितना हो गया 45, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 45। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर पूछा था, ये हमारा आंसर आ गया 45। बताइए भाई कोई डाउट इस क्वेश्चन में। बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 2-3 साल के, अगर आप उठा के देखोगे क्वेश्चंस तो उसमें आ रखे हैं। भाई सीजीएल मेंस की क्लास चलती है अभिनय सर की, अभिनय सर की आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी के पास 960 किलोग्राम चावल थे,
उसने इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर, शेष 8% लाभ पर बेच दिया ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके। 8% लाभ पर कितना चावल बेचा गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए करे तो आपने सीधा एलिगेशन रूल लगा, मिक्सर एंड एलिगेशन में पढ़ाया भी है, प्रॉफिट लॉस में ही पढ़ाया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मिक्स वाला कि कुछ भाग इतने में बेचा, कुछ भाग इतने में, दोनों का प्रॉफिट इतना हो गया, तो ऐसे में एलिगेशन रूल आपने लगाना है कि फर्स्ट पार्ट को तो आपने लिख देना है यहाँ पर और सेकंड पार्ट को लिख देना है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट बेचा गया, एक हिस्सा बेचा गया 20% लाभ पर और दूसरा हिस्सा बेचा गया 8% लाभ पर। दोनों का जो मिक्सचर है वो आएगा बीच में, दोनों का जो मिक्सचर है वो कहाँ आएगा? बीच में। तो दोनों के मिक्सचर को कितने पे बेचा गया? 12% लाभ पर, तो बीच में आ गया 12% लाभ पर, यानी पूरा ओवरऑल बेचा गया 12% लाभ पर। देखिए जब एलिगेशन रूल लगाते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ठीक, वरना मैं बता देता हूँ एलिगेशन रूल कैसे लगता है कि जो एक वैल्यू बीच वाली से बड़ी होती है, एक छोटी होती है, तभी एलिगेशन रूल लगता है, अदरवाइज एलिगेशन नहीं लगेगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आएगा, यानी 12 में से 8 यहाँ माइनस करना होगा और 20 में से 12 यहाँ माइनस करके लिखना होगा। तो 20 में से 12 गया 8, 12 में से 8 गया 4, ये आ गया हमारे पास 4:8। अगर हम काट दें 4 से, ये आ गया 1:2 टोटल हो गया। यानी अगर 3 यूनिट की वैल्यू है तो 3 यूनिट में 20% वाले को 1 यूनिट मिला, 8% वाले को 2। अब देखिए अगर रेशो पूछा होता किस अनुपात में गया तो आंसर होता 1:2, लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है उसके पास कितना चावल था? 960 किलोग्राम। अब 960 किलोग्राम चावल था और पूछा किसका है? 8% वाले की, यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 2 यूनिट की पूछी गई है हमारे से। तो मुझे पता है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 960। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 320। 32 दिया 96 होता है। तो 1 यूनिट की जब 320 आ गई तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 320 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 640 की। ये हमारा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर होगा। तो इसी तरीके से आपने एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो बताइए भाई कोई डाउट इसमें? अरे टाइमिंग सेम ही रहेगा क्लास का, यही रहेगा, 6 से 7 चलाएंगे अप्रैल मई तक। पर डे 50 क्वेश्चन भी अगर आप लगाते हो अच्छे से तो अंदाज़ा लगाइए कितने क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए भाई बढ़ा जाए आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड। जब भी आय की बात हो जाए, खर्चे की बात हो जाए, तो सीधा इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, यानी इनकम जो आपने माननी है वो कितनी माननी है भाई? 100%। 100% अगर मेरी इनकम है उसमें मैं 20% बचा रहा हूँ तो खर्च कितना करूँगा? 80%। क्योंकि जब हमारे पास सैलरी आती है, कुछ आता है, तो उसमें हम बचाते हैं या खर्च करते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। या तो बचाएंगे या खर्च करेंगे। उसने कहा 20% बचाया तो खर्च कितना किया? 80%। तो मुझे इनकम का फार्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा? एक्सपेंडिचर प्लस ये पढ़ा है आपने, आय बराबर व्यय जमा में बचत। तो इनकम हमने माननी है, तो एक्सपेंडिचर अगर 20% बचाया है तो खर्चा कितना हुआ है? 80 का खर्चा हुआ है, 80 का। उसने कहा उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाए। उसकी जो मासिक आय है ना, यानी इनकम है, उसमें कितनी वृद्धि कर दी भाई? 25%। यानी 25%, 100 का 25% है तो 125 हो गई उसकी इनकम। अब उसने कहा जो नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हो जाए, जो उसकी बचत है उसमें भी कितनी वृद्धि हो जाए? 5% की। तो 20 का जब 5% निकालोगे तो 20 का 5% कितना होता है भाई? 20 पंजे 100, 1 रुपये हो गया। 1 रुपये की उसकी बचत बढ़ गई तो कितनी होगी बचत? वर्तमान में अपनी नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है? वर्तमान में 125 रुपये कमा रहा था, बचा कितने रहा है? 21। तो यही परसेंटेज हमें निकालना था। तो सेविंग का परसेंटेज जब आप निकालोगे, इतनी बचत है वो तो ऊपर आ गई 21 रुपये, और खर्चा कितना, मतलब कमा कितना रहा है? 125। टू में 100 निकालते हो भाई परसेंट। तो अब जब आप परसेंट निकालोगे, जो वैल्यू कट रही है उसे काट देते हैं। 25 से मैंने सीधा सीधा काटा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 21 चौक कितना होगा? 84। 84/5 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है भाई? 16.8%। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40, 16.8% कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है भाई, 20%। चलिए भाई बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए भाई इसका आंसर। चलिए भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल रहता है। बच्चा डर जाता है कि यार इतनी वैल्यू पुट करके पावर कैसे निकालूंगा। देखिए बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कहता है कि एक ट्रिक बता दो उससे हो जाए। वो गलती भी हो जाती है कई बार। वैल्यू इधर से उधर दे देता है। तो गलतियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया है। x⁴ -15x³ ध्यान से समझना प्लस 15x² -15x + 40। अब ये जो 15 दिया है ना, अंदर जितनी भी वैल्यू दी है 15x³, 15x², 15x, इस तरीके से दे रखी है वैल्यू। हमेशा पेपर में ऐसी देगा और उसके नियर अबाउट एक कम या एक ज़्यादा, यानी 15 से एक कम 14 देगा या 16 देगा एक्स का मान, हमेशा ऐसी देगा वैल्यू। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो भी वैल्यू देगा उस फॉर्म में तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। 15 है, 15 को क्या लिखा 14 + 1 x³ प्लस 15 को क्या लिखोगे 14 + 1 x²। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए 14 + 1 ये लिख दीजिए x, और ऐसे ही मैंने आगे तोड़ दिया 14 + 26, सारे ब्रेक कर दिए मैंने 14 के टर्म में। जो भी अंदर टर्म होगी, ये देखिए मैंने कहा ना x की वैल्यू एक कम या एक ज़्यादा देगा, तो मैंने 16 लिख दो, 16 दे देगा या 14 देगा, 14 दिया तो मैंने ब्रेक कर दिया उस फॉर्म में। चलिए भाई देखिए, अब x⁴ माइनस x³ के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 14x³ प्लस माइनस -x³ ये आ गया प्लस 14x² प्लस x² -14x प्लस -x +14 +26। अब देखिए जब ये लास्ट में मुझे पता चल गया +26 है, बच्चा टिक करके आता है और वो सही भी होता है करेक्ट फॉर्म में। देखिए मेन तो आपको कंसेप्ट बताना हुआ कैसे ही है। अब देखिए करना क्या है इसमें, x का मान 14 रख दीजिए या 14 की वैल्यू x रख दीजिए। अगर मैं 14 की जगह यहाँ पे x रखूँगा, इन सब जगह 14 की जगह मैं x रख दूंगा, तो जब x की मल्टीप्लाई होगी ये x⁴ हो जाएगा, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट जाना है हमारा, एक माइनस का एक प्लस का। पेपर में जब भी देगा एक माइनस एक प्लस बना के देगा, और इस वाली टर्म से ये कट गया और इससे ये कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 26। यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बताइए भाई कोई डाउट। चलो भाई पढ़ लो, जवाब देते रहो जल्दी जल्दी। चलिए भाई बढ़ा जाए आगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु प्रॉफिट लॉस का है। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा कैलकुलेशन के चक्कर में छोड़ के भी आता है। मूल कीमत पर, मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी सपोज कीजिए 100 रुपये का आपका मूल्य था, उसे आपने बेचा 70% पे, 70 रुपये में बेच दिया, उस पर हानि हो गई 10% की, तो वहाँ से निकालिए आप CP। और अब उसने कहा कि भैया हानि पे नहीं बेचना, जितना MRP था उसे बेच दीजिए, तब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये निकालना हमें। चलिए भाई देखिए, जैसे मुझे प्राइस मैंने माना हो वस्तु का कितना 100, अब जो सेलिंग प्राइस आया उसने कहा 70% पर बेच दिया, 70 ने बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ है भाई 10% की हानि हुई है। ठीक है, 10% की हानि होगी, तो यहाँ से आप CP निकाल सकते हो। CP आप निकालोगे, 70 रुपये SP है, CP अपने आप में कितना होता है 100%, लॉस हुआ है कितना 10% का, तो 100 में 10 जाएगा तो 90% का क्या हुआ SP। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में 100 माइनस लॉस कितना 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 70 की 10 से करोगे 700/9, ये आ गया हमारे पास CP। ये CP आ गया। अब उसने कहा अगर उसे 100 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। देखिए भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
प्रॉफिट हो जाएगा 100 में से 700/9 माइनस करोगे, 9 गुणा में 100, 900, 900 में 700 हो गया, 200/9, 200/9 तो हो गया प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 200/9 प्रॉफिट तो ऊपर आ गया, और सीपी कितना है 700/9 इंटू में 100, तो 9 से तो 9 कट जाना है भाई। जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। 9 से 9 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, 2/7 फ्रैक्शन का परसेंट होता है, 2/7 आया, 2/7 की 100 से करोगे कितना हो जाएगा, 200/7%। और यही हमें ऑप्शन में दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। भाई पढ़िए, सारे टीचर एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन हर कोई टीचर देता है। चलिए भाई ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। प्रिज्म का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया बताना है आपने। देखिए प्रिज्म पिरामिड से भी एक क्वेश्चन रहता है आपका, प्रिज्म से दे दे या पिरामिड से दे दे, वॉल्यूम पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, यही पूछता है। एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी ये प्रिज्म होगा। देखिए पिरामिड में क्या होता है, ऊपर एक पॉइंट होता है, कोनिकल शेप में होता है, ठीक है, और प्रिज्म जो होगा हमारा, जो नीचे शेप है वही ऊपर होगी, यानी जो बेस में है वही टॉप पे एरिया होगा, ठीक है। तो मुझे जब टोटल सरफेस, इसकी ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया प्रिज्म का। इसमें क्या करोगे, टॉप और बॉटम का एरिया और जोड़ दोगे, 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस, ये जोड़ दोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस, मुझे पता है बेस क्या है, स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो साइड कितनी है आधार, भुजा कितनी है 15, तो 4 गुणा में 15, ये तो आ गया पेरीमीटर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 8, और प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 15 चौक 60 गुणा में 8, 15 का स्क्वायर 225, 2 गुणा में 225 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 8 से 48 480, और ये हो गया 225 गुणा में 2 450, टोटल कितना आ जाएगा 450, 450 900, 900 प्लस 30 930 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कितना 930, डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बताइए भाई, देखिए पेपर में भी आपको इतना ही टाइम मिलना है, ए नहीं होगा भाई, डी होगा। हाँ ठीक है, तुमने सबसे पहले बताया, चलिए भाई पढ़ा जाए। ये भाई प्रीवियस ईयर ही है, आप अगर उठा के देखोगे ना पिछले 2-3 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी के सिलेक्टेड क्वेश्चन करके ला रहा हूँ। जितनी भी क्लासें कराऊंगा मैं आगे, किसी भी क्लास में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है, हर कोई क्लास में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशो का सवाल और पार्टनरशिप का। करिए भाई, देखिए पार्टनरशिप में जब आपने क्लास ली होगी किसी भी टीचर से या मुझसे, तो उसमें एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, प्रॉफिट का जब रेशो निकालते हैं, प्रॉफिट का जब रेशो निकालोगे तो कैपिटल इनटू में टाइम, कैपिटल इनटू में टाइम क्या होता है प्रॉफिट का रेशो। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, आपको दिया है निवेश का अनुपात दिया है, निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात, ये टाइम का रेशो दिया है, और उनके लाभ का अनुपात, एबीसी के लाभ का अनुपात कितना है 4 3 14, हमें निवेश का निकालना है, कैपिटल का रेशो निकालना है। तो अगर इससे कैपिटल का फार्मूला अगर हम बनाते हैं, कैपिटल का फार्मूला क्या होगा, टाइम इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में टाइम, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। तो भाई ए बी सी की अगर हम बात करें, ए रेशो बी रेशो सी का कैपिटल का रेशो हमें निकालना है, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का रेशो ऊपर आएगा, नीचे आएगा टाइम का रेशो। प्रॉफिट का रेशो कितना है 4 3 14, तो मैंने इसे ऊपर लिख दिया 4 3 और ये 14, तो हमारे पास टाइम का रेशो है वो आ जाएगा नीचे 3 2 7, तो ये आ गया 3 2 7 3 2 7। अब देखिए जो वैल्यू कट रही है उसे काट लेते हैं, सबसे पहले तो मैंने देखा जो सी वैल्यू कट रही है उसे काटते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14, और कोई वैल्यू कट रही है
और कोई तो नहीं कट रही है। अब नीचे जो डेनोमीटर में टर्म होती है, रेशो बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डेनोमीटर को फिनिश करना होता है, खत्म करना होता है, जिससे डेनोमीटर में कोई वैल्यू ना आए, हमारी रेशो में आ जाए। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो इनका एलसीएम की अगर हम बात करें, 3 2 1 का एलसीएम कितना होता है, 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, हमारे पास रेशो आ जाएगा। तो भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया यहाँ पे, 2 चौक 8 आ गया ये। इसे भी काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया कितना हो गया 9, 6 से यानी पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, और 6 दूनी 12, तो 8 9 12, ये जोन से ऑप्शन में है वो मेरा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में भी, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, कोई डाउट, पढ़ा जाए आगे। नमस्ते भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए पार्टनरशिप का इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर 3 वाला कैसे करें, तो इसी तरीके सिंपल तरीके से आपने कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का, एबीसी अकेले कार्य करते हुए, क्वेश्चन में दिया एबीसी किसी कार्य को करते हुए अकेले क्रमशः 12 15 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य शेष बचेगा। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें कि कार्य कितना हो गया और कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो कितना कार्य हो गया तो वही बताऊंगा, और कितना शेष बचेगा वही बताऊंगा। पूरा काम अपने आप में 100% होता है, परसेंटेज में पूछेगा वो भी निकाल सकते थे, यहाँ पूछा उसने फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में पूरा काम अपने आप में 1 होता है। 1 की वैल्यू परसेंटेज में जब आपने पढ़ी थी तो वो कितनी होती है, 100%। तो देखिए यहाँ पे ए करता है कितने दिन में, 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। 12 15 20, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भाई, 60, यानी टोटल वर्क जो आया मेरे पास आ गया 60, यानी टोटल काम आ गया मेरे पास कितना, 60, 12 पंजे 60, ये आ गई एफिशिएंसी। बीच में क्या आती है हमारी एफिशिएंसी, ये डे हो गया, डे इंटू टाइम क्या होता है, टोटल, डे इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है। तो 12 पंजे 60, यानी 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी बीच में आ जाएगी। एफिशिएंसी का फार्मूला बताया भी था, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो 15 चौक 60, 20 तिया 60, ये आ गई एफिशिएंसी। 5 4 9 3 12, यानी ये एफिशिएंसी होगी एक दिन का काम, यानी उनकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो ये 12 आ गई, 4 दिन उन्होंने काम किया, 4 डेज का काम, ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 12, यानी 48 यूनिट चेयर बना ली। यानी अगर 60 चेयर बनानी थी ना, तो उसमें से 48 उन्होंने 4 दिन में बना दी। तो मुझे काम कितना हो गया, वर्क कंप्लीटेड निकालते हैं, कितना फ्रैक्शन वर्क हो गया, वर्क कंप्लीट कितना हुआ भाई, 48, टोटल काम था 60, वो आ गया नीचे। 48/60 को जब हम 12 से काट देंगे तो कितना आ गया, 4/5। क्वेश्चन में अगर हमारे से पूछता कितना काम हो गया तो हमारा आंसर होता कितना, 4/5। लेकिन उसने पूछा है क्वेश्चन में कितना काम शेष बच गया, पूरा काम अपने आप में कितना, 1, तो रिमेनिंग का अगर हमें निकालना है, रिमेनिंग काम कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क, तो एक काम था, एक में से 4/5 हो गया, जब एलसीएम लोगे 5 एकम 5, 5 में 4 गया तो कितना आ गया भाई, 1/5, यानी इतना काम हमारा शेष बच गया। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें, पढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिए भाई, ये आपका प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशो एंड प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन में आपने पढ़ा ही होगा, जब 4 दिए होते हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी, तब आपका फार्मूला होता है ए अपॉन में बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। जैसे जैसे वैल्यू दी है उसे पुट कर दीजिए। यहाँ पे बच्चा मोस्टली क्या गलती करके आता है, पॉइंट वाली गलती करके आता है मल्टीप्लाई करने में। तो जो गलती होती है वही मैं बताता चलता हूँ, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए हैं, और बच्चा जो गलती करके आता है, ये पॉइंट की गलती हो गई, ये होगी। ऑप्शन दिए होते हैं सेम से, अब जैसे कई बार ऐसा ऑप्शन दे देगा 304 भी दे देगा, 30.4 भी दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, 28.9 तो ये हो गया हमारा, अपॉन में एक्स इक्वल है एक्स अपॉन में 36.1। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स की एक्स से करोगे ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 28.9 गुणा में 36.1। तो अगर इस स्क्वायर को इधर लाओगे, स्क्वायर रूट या बोथ साइड्स स्क्वायर रूट कर दोगे, तो आपके पास एक्स का मान आ गया कितना, 289। कितना, अगर पॉइंट हटाओगे नीचे, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। तो जब स्क्वायर रूट करोगे, 10 का स्क्वायर रूट क्या, 10 गुणा 10, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10, और 289 किसका होता है भाई,
स्क्वायर रूट करोगे तो 17 का, और 361 किसका होता है 19 का। तो 19 गुणा में जब 17 करोगे, 17 में 153 का 3, 15 हासिल, 17 में 153 का 3, 15 हासिल, 17 एकम 17, 17 15 32। तो 323 बटे में 10, इसको क्या लिख सकते हो 32.3, ये हमारा आंसर होगा। 32.3 कौन सा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, मैथ अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फ़ायदा है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यूनिट डिजिट बताना है। बहुत बच्चा गलत करके आता है इसे, क्योंकि देखिए सिंपल जो यूनिट डिजिट होता है मल्टीप्लाई में वो तो निकाल लेता है, या एक टर्म का दिया होता है। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस दोनों दे दिए, प्लस वाला भी कर लेता है बच्चा इजीली, माइनस वाले में लास्ट में आके निकालता सही है बच्चा, लेकिन गलती करके आता है लास्ट में। अब यहाँ भी आपको बताते हैं। देखिए भाई, एक्स की वैल्यू दी है 164 की पावर, कितनी भी वैल्यू दे दे, बढ़ा के जितना मर्जी दे दे, 169। आपको मैंने यूनिट डिजिट में जब पढ़ाया था तो 4 और 9 का मैंने बताया था ऑड इवन। सेम टर्म किसकी रहती है, 1 5 6 0 की सेम रहती है। ठीक है, और 2 3 7 8 का चलता है 4 तक केस। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा आगे दिया है प्लस 333, 333 की पावर 337, माइनस 727 की पावर कितना 726, पावर में कितना है 72। तो मुझे पता है इतनी बड़ी वैल्यू का कोई फायदा नहीं, लास्ट में पावर 2 लेनी है और यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ पे मैं इस पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 69, 3 की पावर 37, माइनस 7 की पावर 26, ये लिख सकते हैं। अब 4 और 9 में ऑड इवन देखना है और बाकी में पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ भी वही काम किया। देखिए भाई, 4 की पावर 9 है, यहाँ पे ऑड है, यानी 4 की पावर कितना हो गया 1। अब इस पावर को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 है, 3 का केस 4 तक जाता है, पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो। तो मैंने 37 को 4 से किया, 4 नीम 36, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो मुझे 1 से मतलब है 3 की पावर 1, माइनस ये 7 की पावर 26 है, तो इसे भी 4 से डिवाइड किया, 26 को 4 से किया, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना बच गया 26 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये आ गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, 4 की पावर 1 4, 3 की पावर 1 3, और 7 का स्क्वायर 49। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ तक तो निकाल लेता है, सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ गलती करके आता है। अब आप देखना, 4 + 3 कितना हो गया 7, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 9, 7 में से 9 घटा के बच्चा क्या करता है 2 लिखाता है या कुछ डिफरेंट टर्म लिखाता है। लेकिन आप ये देखिए, इधर कोई नेगेटिव ऑप्शन तो है नहीं, मुझे नेगेटिव ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है ये वैल्यू बड़ी रही होगी, बड़ी में से छोटी घटाई गई होगी। तो ये जो ऊपर आया होगा यहाँ पे 7 आया होगा, इसमें से क्या माइनस करना होगा 9, ऐसे माइनस करना होगा। बच्चा क्या करता है 9 में से 7 घटाया था, ये गलती करके आ जाता है। आप ये देखिए, जब यहाँ पे कैरी लिया गया होगा तब यहाँ 17 बना होगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बनेगा 8। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये गलती सबसे ज़्यादा बच्चा करके आता है, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 8। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, कोई डाउट? बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव और धारा। अब इसमें एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है, यानी 56 किलोमीटर धारा की दिशा में कह रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, यानी पानी जिस दिशा में जा रहा है, नदी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में बोट चला रहा है वो। तो 56 किलोमीटर 3.5 घंटे में जाता है। स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल। भाई, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है 3:1। आगे कह रहा है नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखिए, ऊपर भी धारा की दिशा में जा रहा था और क्वेश्चन में पूछा भी किसमें गया, धारा की दिशा में, तो इस रेशो का हमें कोई मतलब नहीं है। यहीं से स्पीड निकाल लेते हैं हम, डाउन स्ट्रीम जब हम निकालेंगे 56 किलोमीटर गया है, 56 किलोमीटर कितने घंटे में 3.5 घंटे में। तो भाई 56 किलोमीटर जब 3.5 घंटे में जाएगा तो पॉइंट हटाया, काट देते हैं, स्पीड आ जाएगा। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 56 किलोमीटर डिस्टेंस लिखा, टाइम 3.5 घंटे था, पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 दूनी कितना आ गया भाई 16 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी डाउन स्ट्रीम।
अगर यहाँ से हमारे से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो पूछा होता तो हम किससे निकालते रेशियो से, लेकिन उसने सीधा सिंपल सा क्वेश्चन किया है, अगर वो 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ही जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 41.6 और नीचे आ गया ये 16, जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 10। तो 16 से जब मैं काटूंगा इसे 16 दूनी 32 या 16 छिक 98, 26/10 यानी कितना हो गया, 26/10 को हम लिख सकते हैं 2.6 आवर। कितने घंटे में वो इस दूरी को तय कर लेगा। कौन सा ऑप्शन बताइए भाई, कोई डाउट इसमें, पढ़ा जाए आगे। चलिए भाई पढ़ते हैं आगे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, दो समान वृत्त, यानी सर्कल का क्वेश्चन है, दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। यानी दो सर्कल का जो सेंटर है वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, एक दूसरे के पॉइंट से होके जा रहे हैं। तो जैसे सपोज कीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों के सेंटर ये हैं, दोनों के जब सेंटर ये हैं उसमें एक उभयनिष्ठ देखा है, उभयनिष्ठ जीवा, यानी एक कॉमन कोड है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अगर इन पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल को इधर ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से इधर ड्रॉ करूं और इससे इधर ड्रॉ करूं, तो देखा जाए 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो 13 ये है, 13 ये है, 13 ये है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया 13-13 सेंटीमीटर का। इसकी जो हाइट होगी ये होगी। अब इसी ट्रायंगल को अगर मैं पलट देता हूँ तो ये इस तरीके से हो गया, ये बन के आया, ये भी हाइट हो गई ट्रायंगल की, ये भी हाइट हो गई, यानी 13-13 सेंटीमीटर की ये भुजाएं दे रखी हैं। तो मुझे पता है इक्विलेटरल की ट्रायंगल की हाइट निकालूंगा, हाइट का डबल कर दूंगा तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई हाइट का इक्विलेटरल ट्रायंगल की निकालने का फार्मूला क्या था, √3/2 ए क्या होता है, साइड ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें साइड ऑफ ट्रायंगल कितना है 13, तो मुझे एच की वैल्यू आ गई √3/2 इंटू में 13। अब मुझे 2h की वैल्यू निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे पता जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कट गया, तो हाइट ये कॉमन कोड कितनी आ गई 13√3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट, पढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेक्सागन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ हेक्सागन जिसकी साइड कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। देखिए जब भी आपके एग्जाम में आएगा रेगुलर पॉलीगन आएगा, मतलब पॉलीगन का, पॉलीगन में क्या आता है, हेक्सागन, टेट्रागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से वैल्यू सारी पॉलीगन में आती है। रेगुलर आपके एग्जाम में जो है वो पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, यानी एक षटभुज की जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। यानी रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है हमारा, सभी भुजाएं बराबर होंगी, ए बी सी डी, 6 भुजा वाला एक फिगर बनाया हमने जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं बराबर, 14 सेंटीमीटर की हैं सारी भुजाएं। अब इसकी अगर हम बात करें, जब इसका एरिया निकालना होता है तो इसके अंदर बनते हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब आप देखोगे तो इसमें कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब एरिया निकालना है तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है 14 इंटू में 14। जब आप काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर इसे काट दिया 2 सत्ते 14, 7 की 7 से 49, 49 गुणा में 6 कितना होता है भाई 294। तो ये कितना आ गया 294√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पढ़े जाएं आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आपको 2 ईयर देगा या 3 इंस्टॉलमेंट का देगा, यहाँ पे आपका है 2 इंस्टॉलमेंट वाला। देख लेते हैं भाई। किसी को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज दर प्रतिवर्ष 10% हो जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और प्रत्येक किस्त 6534 है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात करें। भाई ब्याज ज्ञात करना है, इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट उसने एक्स्ट्रा दे दिया इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले तो जो परसेंट दिया है, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट के जब क्वेश्चन निकालते हो तो उस परसेंट को पकड़ लो। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। तो यहाँ लिखा प्रिंसिपल, यहाँ लिखा इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 10 और यहाँ 11।
सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 1 ईयर में पावर में 1 लिखना है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकेंड ईयर में पावर में 2 लिखेंगे, थर्ड ईयर में पावर में 3 लिखेंगे, अगर 4 इंस्टॉलमेंट का होगा पावर में 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रत्येक किस्त बराबर है, प्रत्येक किस्त बराबर है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। तो प्रत्येक किस्त जब बराबर है, ऊपर पहले साल में 11 है, यहाँ 121 है, तो दोनों को बराबर कर लें, दोनों का एलसीएम कितना होगा 121 हो जाएगा। तो 11 की जब 11 से करोगे ये 121 हो गया। जब इसकी 11 से की है तो इसके रेशियो की भी किससे करोगे 11 से। 11 गुणा में 10 कितना हो गया 110। टोटल कितना हो गया 110 प्लस तो 210। और इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, दोनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ दोगे 121 प्लस 121 242। 210 रुपये लिए थे, 242 रुपये दे दिए। इंटरेस्ट कितना दे दिया भाई 32 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया। 242 में 210 गया, कितना आ गया 32। जब 32 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया, मुझसे कहा है प्रत्येक किस्त कितनी है 6534। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6534। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 121 पंजे 605। 653 में 605 जाएगा 48, 484, 21 चौक 84। एक यूनिट की 54 आ गई। तो हमें निकालनी है ब्याज, कितना ब्याज दे दिया, तो 32 यूनिट की निकालनी है। 32 गुणा में 54 हो जाएगा, 32 चौक कितना होता है 128 का 8, 12 हासिल, 32 पंजे 160 और 12 1728। ये हमारा आंसर हो गया, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट इसमें। बढ़ा जाए आगे, चलिए भाई देखिए नेक्स्ट। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। कोई संख्या 11 से कब डिवाइड होती है, जब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तब वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है। तो इसे यहीं सॉल्व कर देते हैं हम। 7 और 2 9 और 1 10, ये तो आ गया हमारे पास 10। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा भाई 0। तो ये संख्या ए हमारा 11 से डिविजिबल है। अब इसकी बात करें हम बी की, तो 2 प्लस 0 प्लस 7 9 हो गया ये। 1 और 7 8 और 1 9, ये भी 9 हो गया। 9 में से 9 गया, तो ये बी भी क्या है हमारा 11 से डिविजिबल। देखिए सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यानी एक डिजिट को छोड़ते हुए जाइए, उसका सम निकालिए, फिर एक डिजिट को जो छोड़ा था उसे टोटल कर दीजिए, सम निकाल दीजिए। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। पढ़ रखा है आपने क्लास में। 6 4 10 और 6 16, 4 और 1 5, 16 में से 5 गया, कितना आ गया 11। ये 11 का मल्टीपल है, तो ये भी डिविजिबल है। अब बात करते हैं इसकी, 8 और 1 9 5 14, और ये आ जाएगा 7 6 13 4 17। 17 में से 14 जाएगा 3, ये हमारा डिविजिबल नहीं है। यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है इन चारों में से कौन सी 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। पढ़ा जाए आगे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक, देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है इलेक्शन वाला, और पेपर में अक्सर आता है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे किसी ना किसी एग्जाम में उठाओगे, तो हर एग्जाम में आपको इलेक्शन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामकली में शुरुआत शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। यानी टोटल वोट जो होगा वो कितना होगा 100%। 100% में कितने लोगों ने वोट डाला 85%। डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित हो गया। भाई 10% लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर वाला भी दबा दिया, नीचे वाला भी, भाई दो जगह वोट, दो बटन दबा दिए, तो उनका रिजेक्ट हो जाता है, तो वो अवैध घोषित हो गए 10%। आगे कह रहा है यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत, यानी जो वैलिड वोट है, जितना वैलिड काउंट हुआ है उसका 1,37,700 मिला है उसे, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो वोट पड़ा है धर्म को, वो वैलिड वोट का कितना परसेंट है, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। अब वैलिड वोट्स कैसे निकालोगे भाई, समझिए भाई ध्यान से। 3 लाख वोट था, 3 लाख वोट में 85% वोट डला है, तो 85/100 कर दिया। अब उसमें क्या कहा उसने 10% अवैध घोषित हो गया, तो 90% काउंट हुआ होगा, तो 90/100। ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो भाई ये 85 9 या 27, 85 गुणा 27 जब आप करोगे तो 85 गुणा 27 कितना हो जाता है भाई
27 पंजे 135 का 5 13 हासिल, 27 अट्ठे 216 और 13 229, ये आ गया 2295 और 20 2,29,500, ये आ गया वैलिड बोर्ड जो काउंट हुआ है। अब उसने कहा 2,29,500 में 1,37,700 किसे मिल गया, धर्म को। तो इसका परसेंट निकालना था। जब आप परसेंट निकालोगे तो आपके पास 1,37,000 1,37,700 तो ये आ गया ऊपर, और 2,29,500 आ गया नीचे, इनटू में 100। इस तरीके से परसेंट निकालते हो तो भाई जो वैल्यू कट रही है उसे काट देते हैं। मैंने काट दिया 2 जीरो से, ये 2 जीरो गए, और देखते हैं भाई जहाँ कट जाए वैल्यू। 5 से मैंने इसे काटा, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 5 की 5 से की 25, 459। जब इसे 459 की 3 से करोगे, मेरे हिसाब से पूरा पूरा जा रहा है, ये आ गया 3, और ये 20 गुणा में 3 कितना हो गया, 60%। ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इक्वेट करके ए और बी, इसमें कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकाल के जोड़ देना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देख लेते हैं भाई। 8 प्लस 2√3 अपॉन में 3√3 प्लस 5। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए करे ना, नीचे डेनोमीटर में रूट दिया हो, तो इस रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज का यूज़ करते हैं। रैशनलाइज कर दीजिए, इसकी मल्टी डेनोमीटर में जो वैल्यू होगी उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो मैंने 3√3 प्लस था तो -5 की नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इसी सेम टर्म की ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 -5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो जब आप सॉल्व करोगे तो नीचे रैशनलाइज करने पे फार्मूला बन के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा भाई, 3√3 का स्क्वायर 27, 3 3 होती है 27, 5 का स्क्वायर 25 -25। अब इसकी भी कर देते हैं, 8 की इससे करोगे 8 तिया 24√3, 8 पंजे 40, 2√3 की 3√3 से करोगे 2 तिया 6 तिया 18, ये आ गया +18। 2√3 की -5 से करोगे -10 ये आ गया भाई। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 24√3 में से 10√3 जाएगा तो 14√3, -40 में से +18 गया -22 अपॉन में 2। जब 2 से इसे कॉमन लेके काटोगे तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 2 सत्ते 14, 7√3 माइनस के 11। ये किसके बराबर है, ये बराबर है a√3 माइनस बी के। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो a की वैल्यू तो होगी 7 और b की वैल्यू होगी कितनी, 11। तो a प्लस बी निकालना था, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 11 है, 11 + 7 कितना हो गया भाई 18। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कार को, भाई टाइम एवरेज स्पीड का क्वेश्चन और औसत चाल पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए भाई, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, और अगले 1.5 घंटे में वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखिए अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बच्चा क्या होता है, ट्रिक सीख के आता है, टीचर बताता है ये ट्रिक कर लो, ये एवरेज स्पीड में लगेगी, लेकिन यहाँ तो ट्रिक भी नहीं लग रही कोई। देखिए अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ऊपर आता है, टोटल टाइम नीचे आएगा। ये फार्मूला पढ़ा है आपने, इतने बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसका क्वेश्चन कहीं से भी रहेगा। अब इसमें तो ट्रिक नहीं लगेगी भाई, जितनी मर्जी ट्रिक सीख के आ जाओ आप। अब देखिए टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, पहले 24 किलोमीटर गया, स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पता है, तो टोटल डिस्टेंस में पहला आ गया डिस्टेंस 24 किलोमीटर का। अब नीचे टाइम भी आएगा इसका 24 किलोमीटर का, तो 24 किलोमीटर का टाइम तो नहीं पता, टाइम का फार्मूला पता, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस था 24 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा अगले 1.5 घंटे में वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अब भाई यहाँ डिस्टेंस तो है नहीं इसका, तो यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो अगले 1.5 घंटे 80 किलोमीटर जाता है प्रति घंटे की चाल से, 1.5 घंटे को क्या लिखोगे 3/2। और अब टाइम कितना है 1.5 घंटा, तो टाइम डायरेक्ट लिख दिया। यानी देखिए एक बार तो यहाँ पे हमने नीचे पुट किया फार्मूला, एक बार ऊपर फार्मूला पुट किया। अब यहाँ तो ट्रिक लगी नहीं सकती ना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा भाई, 2 से इसे काटा, ये आ गया 40, 40 या 120 + 24 144। और जब इसे सॉल्व करोगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48,
3 + 1 4, 4/2 को काटोगे कितना आ गया 2, 2 से जब इसे काटा कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। देखिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो काटने में इजी रहेगा। ठीक है, करिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन, क्लास में कई बार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है, बच्चा जिन बच्चों की प्रैक्टिस होती है वो डायरेक्ट आंसर लगा जाते हैं कई बार। ठीक है, तो देखिए क्या करना था इस क्वेश्चन में, फार्मूला बनाना था। x² + y² + 2y + 4x + 5 = 0। देखिए फार्मूला कैसे बनता है एक समझना कंसेप्ट, क्योंकि इस बार कई बार क्या होता है 3 टर्म भी देता है x y z, लेकिन यहाँ 2 ही टर्म का दिया है, 2 फार्मूले बनने हैं। तो x², अब x वाली टर्म देखिए, ये बनता है a+b² या a-b²। तो a² तो आ गया, आगे b² भी आएगा, b² तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन 2ab जो होगा ना उससे पता चल जाएगा। देखिए 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, a² की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू x थी तो x लिख दिया। अब 2x की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4x बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो b का मान आ गया हमारे पास 2, और आगे हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये बन गया भाई 2 का स्क्वायर, 4 ये चला गया, यानी यहाँ 5 था, 5 में से 4 गया तो 1 बना। तो आगे मुझे पता है y+1 का होल स्क्वायर ही होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। तो y² + 2y + 1 = हो गया 0। तो ये तो फार्मूला बना x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट बना सकते हो आप, जरूरी नहीं कि इस स्टेप को लिखा जाए। और आगे बन गया y+1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई -2। जब इस तरीके से वैल्यू दी होती है ना, a+b का होल स्क्वायर + a-b का होल स्क्वायर या कुछ भी बराबर 0 के होता है, तो इस वैल्यू को 0 के कंपेयर किया जाता है। तो x + 2 का होल स्क्वायर 0 के कंपेयर करोगे तो x + 2 की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो जो पूछा गया क्वेश्चन में उसमें पुट कर दोगे x + y अपॉन में x - y, x की वैल्यू -2 -1, और ये -2 माइनस माइनस +1, तो -2 -1 -3, -2 में +1 जोड़ा कितना आया -1, माइनस से माइनस काट दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 3। तो ये मेरा आंसर होगा कौन सा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इवनिंग भाई, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वैल्यू टिग्नोमेट्रिक का अगेन क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिगो में भी आते हैं, अलजेब्रा में भी आते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है 7 अपॉन में 1, एक लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी इस टर्म से दिया हो a+b अपॉन में a-b = c/d, तब यहाँ यूज़ करना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आएगा वैल्यू, लेकिन हम क्या होता है कैलकुलेशन से बचने के लिए, ज्योमेट्री भी भाई आएगा, भी क्वेश्चन है ज्योमेट्री के भी इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन से बचने के लिए हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं। तो जब मैं यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा, 7 + 1 8, और 7 - 1 8/6 को जब करोगे तो ये कितना आ गया 4/3। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये जब वैल्यू काटोगे तो 1 में कॉस थीटा आ गया, और इसे लिख सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू है 4/3, और इसे क्या लिखोगे भाई h/b, h/b। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा थीटा। तो अब जो वैल्यू दी है मैंने रख दी इसे, हाइपोटेन्यूस था 4 और बेस कितना था 3, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना आ गया भाई 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है मेरे से 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 4 साइन स्क्वायर थीटा +5। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा √7/3, √7/3, √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9 -1। ठीक है, 4 इंटू में ये भी 7/9 +5, सॉल्व कर दोगे तो मुझे पता है नीचे डेनोमीटर का जो एलसीएम होगा वो कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, लेकिन एलसीएम लेने के बाद 7 चौक 28 -1
7 चौक 28 प्लस 5, तो 27/33। कहीं गड़बड़ हुई क्या? एच 4 है, बेस 4 का स्क्वायर 16, 16 में हो गया 7, कॉस बटे में साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस सेट थीटा एच बटे बी। पी अपॉन एच होता है ना रूट, ये 16 आएगा भाई। ये देखिए यहाँ गलती हुई, ये छोटी मोटी मिस्टेक है ना, ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 16, पी अपॉन एच होता है ना साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये कितना आ गया 16, तो 16 16 कर जाए, 7 चौक 28, 28 में से 16 गया 12 आ गया ये, और ये कितना आएगा 7 चौक 28, 28 और 16 पंजे 80, 7 चौक 28, 4 का स्क्वायर 16 था, 16 और यहाँ पे 16 पंजे 80, 28 में 16 गया 80, 80 और 28 108, तो ये 12 नहीं में 108 हो गया, 1/9 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। चेक करिए भाई, ये छोटी मोटी मिस्टेक जो होती है ना एग्जाम में, ये थोड़ा सा टाइम खराब करती हैं। निकाल सही रहा हूँ, बस एक बार थोड़ा सा वो हो गया तो हो जाता है भाई कई बार एग्जाम में, तो इन चीज़ों से हमें बचना है, ये गलतियाँ ना हो। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? पढ़ा जाए आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 12 वर्क एंड वेजेस, 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष 24 लड़के किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष 22 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है अब। देखिए 12 आदमियों की बात हो रही है, 12 आदमी प्लस 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिनों में करेंगे, और 13 पुरुष प्लस 24 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, मैन अपॉन बॉय या बॉय अपॉन मैन, एफिशिएंसी निकाल के पुट करके टोटल वर्क निकालिए, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका 1 डे वर्क निकाल के डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। देखिए करना कैसे समझिए भाई, 12 पंजे 60 कट, अगर कोई देखिए कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ पे वैल्यू काट सकते हो, 4 से यहाँ 4 कॉमन लेके काट दीजिए, और नहीं काट सकते तो सॉल्व कीजिए। 12 पंजे 60 आदमी, 16 पंजे 80 लड़कों का काम इसके बराबर है, 13 चौक 52 आदमी के, 24 चौक 96 लड़कों के। तो बॉय एक तरफ ले जाइए और मैन एक तरफ, तो मैं इधर ले गया 60 में 52 गया 8 मैन, बराबर है 96 में 80 गया 16 बॉय के। मैन बटे बॉय कितना हो जाएगा भाई, 16 बटे में 8 कित काटोगे कितना आ गया, 2 बटे में 1, ये कितना आ गया 2 बटे 1। यानी जो एक आदमी है एक दिन में एक चेयर बनाता है, बॉय आदमी 2 चेयर बनाएगा, तो बॉय कितनी बनाएगा 1। टोटल वर्क आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू रख दो। तो मैंने 12 आदमी थे, 12 गुणा में 2, 16 लड़के हैं, 16 गुणा में 1, लड़का एक ही चेयर बना रहा है, और कितने दिन में काम हो जा रहा है 5 दिन में। 12 दूनी 24 प्लस 16 40, 40 गुणा में 5 कितना होता है, 40 पंजे कितना हो गया 200, कितना हो जाएगा 200 यूनिट टोटल काम हो गया। अब करना कितना था, डेज निकालने थे हमें, तो डेज कैसे निकालोगे भाई, डेज निकालने का फार्मूला होता है टोटल वर्क ऊपर आ गया, और 29 पुरुष हैं तो 29, एक पुरुष कितनी बनाता है 2, प्लस 22 लड़के हैं 22 गुणा में 1, 29 दूनी 58 प्लस 22, 58 प्लस 22 होता है 80। जब 0 से 0 काट दिया कितना आ गया भाई, 4 से काट दें तो ये आ गया 5/2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5, यानी 2.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? करिए भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए भाई, एक पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानव, यानी एक पार्क में बंदर और मनुष्य हैं, आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई है, पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या कितनी है? देखिए मनुष्य के तो 2 पैर होंगे, बंदर के कितने होंगे जानवर के, 4। तो जो 54 सर हैं, 54 की अगर 2 से गुणा करोगे तो 108 सर होते मनुष्य के होते तो। लेकिन इसमें मिक्सअप दे रखा है, तो करना कैसे, ट्रिक भी बताऊंगा और एक दूसरा, दोनों तरीके से बता दूंगा मैं कैसे करना है। तो एक तरफ लिखिए ह्यूमन जो मनुष्य हैं, और एक तरफ लिखिए मंकी जो बंदर। बंदर के कितने होते हैं भाई, 4 पैर, और ह्यूमन के 2। तो मुझे पता 54 सिर हैं, तो 54 ही होंगे दोनों मिला के, कि या तो बंदर होंगे या मनुष्य, 54 होंगे टोटल।
तो मैं एक बार मान लेता हूँ 54 के 54 पुरुष और एक बार मान लूंगा 54 के 54 बंदर। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो 54 जब गुणा में 2 करोगे, 54 दूनी 108 पैर होने चाहिए थे। और अगर बंदर होते सारे तो 54 गुणा में 4 कितना होगा, 216 पैर होने चाहिए थे। लेकिन दोनों का जो मिक्सचर है वो कितना है, मिक्सचर कितना दिया है, 148 पैर। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं तो एलिगेशन रूल लगा के इजीली कर सकते हैं। यानी एक बार आपने सारे पुरुष मान लिए, एक बार सारे बंदर मान लिए और मिक्सचर को दोनों के बीच में रखा, तो ये 216 में से 148 जाएगा, ये आ जाएगा 66 और 2 68, और इधर जाएगा 48 40 आ जाएगी। जब इसे काटोगे, 4 से काटा, 17 चौक 68, 10 चौक 40, 17 और 10 कितना हो गया 27। तो ये आ गया हमारे पास 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने हैं 54। तो 27 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 54। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई, 10 दूनी 20 बंदर हैं और 17 दूनी कितना हो गया 34। तो 34 पर्सन है, 34 आदमी है और 20 बंदर हैं। क्या पूछा गया था, बंदरों की संख्या 20, हमारा आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका और समझ लीजिए कि अगर 54 की पुरुष मानता हूँ, 54 दूनी कितना हो गया 108, 108 पैरों की संख्या होनी थी। लेकिन कितने पैर हैं हमारे पास, 148। तो ये पैर कितने ज्यादा हो गए, 148 में से 108 गया, कितना हो गया भाई 40 पैर। ये 40 पैर क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि बंदर के हमारे से 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो जब नंबर ऑफ मंकी निकालने की बात होगी, हमारे को जब मंकी निकालना होगा तो आसान तरीका ये होगा, 40 पैर जो एक्स्ट्रा थे, कितने पैर एक्स्ट्रा है मंकी के, 2 पैर एक्स्ट्रा है हमारे से, तो 2 से डिवाइड कर दो, 40/2 कर दोगे, कितना आ गया 20 मंकी हो। 54 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 34 पुरुष। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, करिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों दे दिए और अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेशन इजीली कर लेते हो मैथ में तो आपके सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रुपये की राशि x% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3515.20 हो जाती है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, उसी राशि की अवधि में x+2, x का जो मान आएगा उसमें 2% जोड़ दीजिए, दर पर साधारण ब्याज याद करना। देखिए करना कैसे है, मुझे पता है अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर कितना t। और वो कितना दिया हमें 3515.20, और ये कितना है 3125। प्रिंसिपल को इधर ले जाके डिवाइड करते हैं 3125, और 1+r हमें निकालना है, x दे रखा है, अपॉन में 100 पावर में है 3। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्यूब बनेगा, पहले काट लेते हैं, काटने के बाद जो हमारा क्यूब आएगा उससे सॉल्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ आ गए 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 से 0 काट दिया। अब मैंने इसे किससे काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटूंगा तो ये 15, 156 आ गया। 2 से इसे काटा, 17 दूनी 34, 5 7 और 6, 175 76। और यहाँ आ जाएगा मेरे पास, यहाँ क्यूब दे रखा है 1+x/100 की पावर 3। अब ये क्यूब है तो मुझे पता है ये किसी ना किसी का क्यूब होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए 25 गुणा 25 600, 25 गुणा में 25 कितना होता है 156 यानी 125 का तो स्क्वायर हो गया, और 125 का स्क्वायर हो गया, 25 का क्यूब हो गया ये। तो मुझे पता है ये तो 25 का क्यूब होगा, ठीक है, तभी ये क्यूब से क्यूब कटेगा। अब ये इतना तो आपको पता चल गया कि 1+x/100 की पावर कितना है 3। तो इस 3 से तो 3 कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखनी है वैल्यू, यहाँ पे 6 आया है, तो आप अंदाजे से भी लगा सकते हो इसके नियर अबाउट वैल्यू होगी। तो मुझे पता है इसके नियर अबाउट दे रखा है तो 26 का ही क्यूब होगा। अब डायरेक्ट भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो ना करिए, सीधा तुक्का लगा के भी आंसर आ जाता है। तो ये आ गया 26/25 इसके बराबर है। तो इस 1 को इधर ले जाओगे तो 26/25 में से एक जाएगा तो 25 से कम 25, 26 में 25 गया, कितना आ गया 1/25। और ये किसके बराबर है x/100 के। तो जब काटोगे 25 से कम 25, 25 तो x का मान कितना आ गया भाई 4%। एक्स का मान आ गया 4%। लेकिन हमारे से रेट तो नहीं पूछा उसने, एक स्टेप आगे पूछ लिया हमारे से। क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है कितना, 3125 रुपए की राशि है, रेट कितना है, इस x में 2% जोड़ दिया जाए। बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में 4% का निकाल देता है, 4+2 कितना हो जाएगा 6%। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास उसी अवधि में 3 वर्ष की बात हो रही है, अपॉन में 100 सॉल्व कर देते हैं। 25 से मैंने काट दिया, 25 एकम 25, 6 25 दूनी 5, 125 ये आ गया, ये 25 चौक 100 हो गया। फिर इसे काट दिया, 3 ये आ गया, ये 2 आ गया, 3 3 9, 125 नीम कितना होता है, 125 नीम होता है
1125 बटे 2 जब आप करोगे सॉल्व, तो 1125 बटे 2 को जब करेंगे तो 562.5 आ गया। ये बताइए भाई, कोई डाउट? ठीक है, कैलकुलेशन पेपर में अगर इसी तरीके से नहीं लगता है ना, आंसर भी गलत ही आना चाहिए और जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाने चाहिए। चलिए भाई, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एलजेब्रा का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए भाई। इसमें तो थोड़ा सा हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। वाई माइनस के 1/y कितना दे रखा है 6, और पावर 2 पूछे 3 पूछे तो वो तो इजी रहता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया 6। या तो आप क्या करोगे, पावर 6 बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो स्क्वायर का क्यूब करोगे या क्यूब का स्क्वायर करोगे, दोनों में से एक तरीका अपनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर से क्यूब कर लूंगा। वाई का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो हो गया 4 है ना, 4 है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ -2ab आता उधर जाके +2ab हो गया। ab का मान क्या होगा 1। 4 का स्क्वायर 16 + 2 18, क्या आ गया भाई। अब मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब करूंगा तभी पावर 6 आएगा। अब पावर 6 बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ये हो गया y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6, और ये तो हो गया 18 का क्यूब। अब मैंने कहा था 3 से उसी की गुणा करते हैं जिसका क्यूब करते हैं। अब प्लस माइनस का साइन देखिए भाई, यहाँ आता +3ab, उधर जाके क्या हो गया -3ab, और यही वैल्यू पूछी गई थी तो इसलिए क्यूब किया गया है, प्लस बीच में साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, +3ab का इधर जाके -3ab हो गया। अब यहाँ पे 18 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया 18 का स्क्वायर -3, ये हो गया भाई, सिंपल बन गई कैलकुलेशन। 18 तो ये लिख दिया, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 3 गया कितना हो गया 321, 321 की जब आप 18 से करोगे 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 किस में है 5 7 7 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा 5778, ये मेरा आंसर हो गया। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? अब बताइए, इसमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी कहीं? अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता तो भी यही आता, मैंने देखा यूनिट प्लेस पे 8 था एक का, तो मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ा जाए आगे। देखिए, कई बार हमें ऑप्शन से भी जा सकते हैं, अब 2 जगह 8 होता तो हमें सॉल्व करना होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चा जो ट्रिक के चक्कर में रहता है वो छोड़ के भी आता है ऐसे क्वेश्चनों को। करना कैसे, समझिए भाई। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 60 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20% का लाभ होता है तो एक्स का मान निकालना है। तो देखिए, 60 वस्तुओं का क्या है सीपी, 60 वस्तुओं का सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं के एसपी के। तो मुझे पता है यहाँ से सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा। सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया भाई, x/60। देखिए, एक स्टेप ही एक्स्ट्रा होता है, कई बार टीचर बताता है इस ट्रिक को ये ऐसे कर लो वगैरह, वो भी ठीक है, लेकिन कई बार गलतियां भी हो जाती हैं उस चीज़ में। अब देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, सीपी बटे में एसपी। अब उसने कहा एक वस्तु पे कितना लाभ हो रहा है 20% का, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी अगर 5 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपए का लाभ कमा के कितने की बेचेगा, 6 की। तो सीपी के सामने 5 लिख दिया, एसपी के नीचे 6 लिख दिया, 5 में 1 का लाभ कमाया, 6 की बेच दी उसने, यही कह रहा था। अब सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी एक स्टेप, एक दो स्टेप आप चले और आंसर आ गया ऐसे क्वेश्चनों का। तो गलती की गुंजाइश भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। 6 से काटा 6 कम 6 10 6 60, तो 10 पंजे 50, एक्स की वैल्यू आ गई 50। अब ये थोड़ी ना है कि मैं भी एक एक स्टेप करके बताऊंगा यहाँ। मेन है आपको कैलकुलेशन के जितने स्टेप आप अपने आप से काट सकते हो, उतना बढ़िया पेपर जाएगा, उतने आंसर करें। चलिए भाई, पढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, निम्न में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो भाई, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। देख लीजिए 8 का कौन सा मल्टीपल है, कौन सा नहीं। नहीं हो सकता की बात कर रहा है, 8 7 56 तो हो सकता है, 8 6 48 भी हो सकता है, 8 5 40 भी हो सकता है, लेकिन 42 नहीं होगा, 42 आता नहीं 8 के टेबल में। सीधा ऑप्शन से गया, 2-3 सेकंड का आंसर है हमारा। पढ़ा जाए। देखिए, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन, मैंने कहा ना हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ इस 50 क्वेश्चन में। आप जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करेंगे फिर। देखिए, एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण वो टंकी यानी लीकेज हो रहा है, लीकेज की वजह से 8 से 1/4 घंटे में भर जाती है। अकेला रिसाव कितने समय में टैंक का 30% हिस्सा खाली करेगा। देखिए, एक तो होता है टैंक का हिस्सा कितने समय में खाली करेगा, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी है। यहाँ क्या दे दिया है, 30% हिस्सा कितने देर में खाली करेगा। तो सबसे पहले तो पाइप एक लिखते हैं, 5 से 1/2 यानी 11/2 घंटे में भर सकता है। फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड पाइप जो है वो लीकेज वाला है तो इसे ले लिया मैंने माइनस में। तो 8 से 1/4, 8 चौक 32 और 1 33/4 घंटे में भर सकता है। जब आप दोनों की बात करते हो, दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई,
टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कैसे निकालते हो, जैसे टाइम एंड वर्क में हम एलसीएम निकालते थे, टोटल वर्क निकालते थे, उसी तरीके से हमने यहाँ निकालना है। फ्रैक्शन में कुछ बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो एलसीएम एचसीएफ की क्लास में जब आपने पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन में जब निकालते हैं तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम होता है, नीचे वाले का एचसीएफ होता है। एचसीएफ में क्या आएगा, 2 और 4 का 2 आएगा। तो और ये आ गया एलसीएम 33। अब जब इसे सॉल्व करोगे बीच में आएगी एफिशिएंसी, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, ये आ गया अभी 6 एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 33 से 33 की 4 आ गई इसकी, 6 4 कितना हो गया, ओ 6 4 क्यों होगा भाई, मुझे पता है पहला टैंक जो टैंक को भर रहा था वो 6 यूनिट भर रहा था टैंक में, और दोनों मिलके कितना भर रहे हैं 4, यानी जो खाली करने वाला पाइप है रिसाव है जिसमें, वो कितना बाहर निकालता है 2 यूनिट। तो 4 में से 6 गया, कितना हो गया -2 यूनिट, यानी 2 यूनिट वो टैंक से बाहर फेंकता है। उसने कहा इतने समय में 30 टैंक का 30% हिस्सा खाली करेगा। तो मुझे पता है टाइम निकालना है कितने समय में, टैंक कितना है 33, 33 का कितना 30%, ये तो हो गया, इतना हिस्सा खाली करना है। और खाली कितना करता है 1 मिनट में, 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 क्या, और 33 या 99, 99/20 है कोई ऑप्शन में 99/20, हाँ भाई है ऑप्शन में, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, कोई डाउट, करेक्ट है भाई, 33/99/20। बढ़ा जाए आगे, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जिन बच्चों को वैल्यूज पता है उनके लिए सिंपल है। जैसे साइन ए प्लस बी क्या दिया हमें, साइन ए प्लस बी क्या दिया है 1, तो ये 1 किसके बराबर होता है साइन में, साइन 90 के। तो साइन से साइन काटोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए प्लस बी आ गया हमारे पास कितना 90। और आगे दिया है कॉस ए माइनस बी, कितना है 1/2, कॉस ए माइनस बी कहाँ होता है 1/2, 1/2 कहाँ होगा अभी कॉस 60 पे, तो ये आ गया कॉस 60, कॉस से कॉस काट दिया तो a माइनस बी का मान आ गया 60। जब आप इसे सॉल्व करोगे b से b काट दिया, 2a की वैल्यू 150, तो a की वैल्यू आ गई 75, b की वैल्यू आ जाएगी 15। जब सॉल्व करोगे दोनों को, b से b काटोगे 2a की वैल्यू 150, सीधा मैंने काट दिया मन में, तो a की वैल्यू 75 आ गई, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, पढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम कर देता तो उसी दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लगता। यानी आप अपनी चाल कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। अपोजिट रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ये आपको पढ़ा रखा है टाइम डिस्टेंस में। तो मुझे पता है वह अपनी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीड को मान लीजिए एक्स, सिंपल सा फंडा बताऊँ, ट्रिक भी होती है उससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ट्रिक बनती उसी से, जैसे 240 किलोमीटर जा रहा है और एक बार 240 किलोमीटर कम स्पीड से जा रहा है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर, 1 आवर है टाइम का डिफरेंस। और मुझे पता है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, और जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम ज़्यादा होगा। तो मुझे स्पीड एक्स मानी है, और एक बार स्पीड होगी x-8, तो x-8 का टाइम होगा ज़्यादा, और इधर आ गई एक्स, यानी ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस किया तो कितना आ गया 1 घंटे का डिफरेंस था। इसे सॉल्व करना है, और यहीं से फिर आपकी ट्रिक बन के आती है। कुछ टीचर ट्रिक बताते हैं कि D बराबर S1 इंटू में S2, नीचे आ गया डिफरेंस S1 माइनस S2, यहाँ आ जाता है डिफरेंस ऑफ टाइम। तो इसी से बन के आती है डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड का स्पीड निकालनी थी हमें। तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे 240 कॉमन आ गया, और यहाँ पे x-8 तो ये हो गया, और यहाँ हो गया 1 घंटा, और x माइनस एक्स प्लस 8, x से x कट गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 240 गुणा में 8, ये हो जाएगा हमारे पास 240 गुणा में 8 बराबर है x-8 के। अब ऐसे फैक्टर बनाइए इसके कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 8, इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा 8, वो समझिए आप कि भाई एक बार मैं 4 को इधर करके देखता हूँ, 4 को करिए, 5 को करिए, 6 को करिए, उसी में आ जाएगा आपका। अगर मैं 6 को करता हूँ 8 6 48, तो यहाँ बचेगा 40 गुणा में 48। अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ और इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 240 का 6, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसे 60 गुणा में 40 गुणा में 6 इंटू में 8, और अब इसको लिखूंगा मैं 40 गुणा में 48। देखिए डिफरेंस कितने का आ गया
8 का डिफरेंस आ गया। तो कई बार ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज़ करते हैं। तो मुझे पता है x की वैल्यू आएगी 48 और x माइनस 8 की वैल्यू आएगी 40। तो x का मान आ गया 48, तो स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो नहीं पूछी है उसने कहा। अब जैसे कई बार होता है बच्चा ऑप्शन से जाने की सोचता है, ऑप्शन तो है ही नहीं ना, इसमें टाइम पूछा। तो मुझे पता है यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड है 48 की, तो टाइम कितना आ गया भाई 10। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट इसमें? बढ़ा जाए आगे। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। करिए भाई। आए। चले भाई नेक्स्ट देखा जाए। देखिए बाइनरी नंबर वाला, ये जो सीटेट के टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रेलवे में भी आता है बाइनरी वाला। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इन दोनों में से एक पूछेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया आपको, बाइनरी टू डेसिमल, ये टर्म दिया हमें 1 0 1 1। जब भी ऐसी टर्म दे दे तो आपने क्या करना है, यहाँ से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है। अब देख लीजिए जहाँ 1 है उसे सॉल्व करिए, जीरो वाले को मत कीजिए, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 की पावर 1 2, 16 4 20 और 2 22। ये मेरा आंसर हो गया। अब डेसिमल टू बाइनरी करोगे वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँ क्वेश्चन, वहाँ बताऊंगा, अभी टाइम कम है। जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्वेश्चन को करिए जल्दी से, पढ़ें आगे। हेलो भाई। चलिए भाई नेक्स्ट देखें। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में कह रहा है 25√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित दो बिंदु। भाई 25√3 मीटर ऊंचा एक टावर है, एक समतल मैदान है, इसके दोनों तरफ जो बिंदु हैं ये कितना है 25√3 मीटर ऊंचा टावर है। ठीक है। आगे कह रहा है दो बिंदुओं से उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। 45 डिग्री का और 60 डिग्री का एलिवेशन बनता है। यहाँ पे मैंने माना ये है 45 डिग्री और ये मान लिया थोड़ा सा दूर ले 60 डिग्री। ठीक है। उसने कहा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये आपने क्या निकालना है डिस्टेंस। देखिए जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे क्लास में तो वहाँ पे फिगर बताया गया होगा 45 और 60 का। 45 का क्या होता है, जब 45 की वैल्यू होती है तो मुझे पता है ये ट्रायंगल के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, एक 90 है तो बाकी बचे दो 45 45 होंगे। ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2। और अगर 60 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री का अगर ये है हमारे पास तो √3 ये होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा 2। ऐसे बनाया था। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे एक कॉमन दे रखा है परपेंडिकुलर दोनों का। अगर मैं इस फिगर को मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये 45 है और ये हमारे पास टावर खड़ा है। तो 60 की बात करें √3/1 होता है। अब मुझे पता है ये इसके बराबर होगा, ये √3 है तो ये भी कितना होगा √3। यहाँ से यहाँ तक ये √3 है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये √3+1। इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें और एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हमने फिगर के अकॉर्डिंग निकाल ली। अब देखिए करना क्या था, कुछ नहीं करना। हमारे को √3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 25√3। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक यूनिट की वैल्यू आ गई √3 से √3 गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। निकालनी थी √3+1 की। √3+1 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुणा में √3+1 को, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये मानते थे हम। √3 की वैल्यू 1.732 है तो ये होगी 2.73। अब पॉइंट से हटाओगे नीचे आ गया 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 273/4 को जब करोगे 4 6 24, 3 33, 4 8 32, 68 पॉइंट कुछ होगा। तो 68.3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी हो। देखिए इस तरीके की कैलकुलेशन देनी चाहिए आपके एग्जाम में कि देखा और बढ़े आगे। चलिए भाई बढ़ा जाए आगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डिस्काउंट का एकल छूट के बराबर है। किस छूट के बराबर है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए करें, या तो कई तरीके हैं, 3 तरीके बता रखे, सक्सेसिव वाले से भी निकाल सकते हो और 100 मान के भी कर। तो इसमें हम 100 मान के कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो 100 पे हमारा एमपी था, 3 छूट दी है। एमपी हमने कितना मान लिया? 100 पे पहली छूट दी है कितने की? 60% की। तो ये कितना आ गया? 40। फिर 40 रुपए की अब वस्तु आ गई, 40 पे कितने की छूट दे रहा है वो? 70% की। तो 7 चौक कितना होगा? 28 रुपए की छूट मिल गई। तो 40 में से 28 गया 12। अब उसने कितनी छूट दे दी? 80% की। तो 12 अट्ठे कितना होता है? 96, यानी -9.6 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2.4, यानी 24, 100 रुपए की वस्तु 2.4 रुपए की पड़ गई। तो उसने पूछा छूट कितनी मिल गई। तो 100 रुपए की वस्तु जब 2.4 की पड़ेगी तो हमारे को माइनस करोगे, 100 में से 3 गया 97, 97.6 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। एक कल छूट कितनी आ गई? 97.6। बताइए भाई कितना टाइम लगा? ये ऑप्शन है भैया। चलिए भाई नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये मैंने फार्मूला बताया भी था आपको। तो जब भी इस तरीके से वैल्यू पूछ दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो बच्चा क्या करता है? इसमें वैल्यू रखने लग जाता है। अब यहाँ तो बड़ी वैल्यू दी है, इतना टाइम थोड़ी है कि भाई सॉल्व करोगे आप। तो मैंने एक सीधा सा इसका एक शॉर्ट अप्रोच बताया था कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से एक फार्मूला बन के आता है। तो जब वो फार्मूला बन के आएगा तो 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बन के आता है फार्मूला। तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर देगा तो वैसे तो आपने आंख बंद करके 3 लगा देना है, आंख बंद करके नहीं, खोल के लगाना। कहीं पता चल रहा है 3 की जगह 2 पे लगा दो, 5 पे लगा दो, तो आपने आंसर क्या करना है? 3 लगाना है। तो अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि भाई ए की वैल्यू 101 है, बी की 102, सी की 103। तो इस तरीके से वैल्यू दी है लगातार। तो इसे सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए भाई। 101 यहाँ रखा, 102 यहाँ रखा, 101 में 102 गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है। बी की वैल्यू 102 और सी की वैल्यू 103। 102 में 103 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का। अब 103 में से 101 जाएगा, ए की वैल्यू 100 हो गए। 103 में जब 101 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 1/2, 4 और 1 5, 6 काटोगे, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया? आंसर 3। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऐसी टर्म दे कंसेक्यूटिव टर्म्स में, तो इस वैल्यू का आंसर हमेशा 3 होता है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल का क्वेश्चन है, टेंजेंट से रिलेटेड। तो देखिए आपको क्या दिया है, टीपी कितना दिया है? टीपी है 15 और पीए कितना है? 9, और ये पूरी कितनी है? 2x प्लस 3। आपको बताना है x का मान। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, जब टेंजेंट का फार्मूला होता है पीटी स्क्वायर क्या होगा? पीए इंटू में पीवी। ठीक है, तो पीटी का स्क्वायर होगा 15 का स्क्वायर, पीए कितना है? 9 गुणा में पीवी कितना है? 2x प्लस 3, ये दिया है। अब यहाँ से x का मान इजीली निकाल सकते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 225 और यहाँ आ गया 9। इसे अंदर मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि मुझे पता है 25 निम 225 होता है। कट गया भाई, 25 आ गया। अब 3 को इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू 25 में से 3 गया 22 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 11। x का मान कितना आ जाएगा भाई? 11 कौन सा है? डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाए। बताइए भाई कोई डाउट? क्लियर? चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परसेंटेज प्लस मेंसुरेशन। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20%, 25% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है। तो आयतन में निकालना है। देखिए किसी भी फॉर्म में पूछ सकता था, आयतन पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, कर्व सरफेस एरिया पूछ ले, वॉल्यूम की बात कर रहा है। लेंथ यहाँ लिखा, ब्रेथ यहाँ लिखा, हाइट ये लिखा, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम, ये होता है भाई। अब देखिए 20% लेंथ बढ़ गई, 20% लंबाई बढ़ गई, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। यहाँ लिखा ओल्ड वाला और यहाँ लिखा मैंने। अब ध्यान से देखना भाई, ब्रेथ कितनी बढ़ गई? 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 थी, कितनी हो गई? 5। हाइट कितनी कम हो गई? ऊंचाई कम हो गई 30%। 30% का फ्रैक्शन 3/10, 10 थी, 10 में 3 घटा दिया, 7 हो गई। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? फार्मूला 5 चौक 20 गुणा में 10, 200, 6 पंजे 30, 7 210। 200 था वॉल्यूम पहले, अब आ गया 210, इंक्रीज कितना हो गया? 10। इंक्रीज कितना हुआ? 10। परसेंटेज में निकालना है वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया।
ये हमें निकालना था। 10 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे, 200 पे, इंटू में 100, जब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10/2 कितना, 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। 5% की वृद्धि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, तो टाइम भी कम है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो इसे सॉल्व किया जाता है पहले, जैसे बार दे दिया तो बार को पहले सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ सॉल्व किया 9/3/7 ऑफ, अब ये ब्रैकेट है, मैं सॉल्व कर देता हूँ सीधा। 4 में से 2 गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 9 सीधा मैंने लिखा 21 ऑफ 21। ठीक है, आगे प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 7/25, या काट लेते हैं ना इसे, सीधा मल्टीप्लाई करके 25/7 करोगे तो ये 1 5 5/7 आ गया। तो मैंने सीधा लिखा इसे 5/7, क्यों टाइम खराब करूँ मैं, 5/7 लिख दिया। तो 25 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। डिवाइड का जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो इन्वर्स हो जाती है टर्म हमारी। और इसे सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10, 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 6 16/16, एक आ गया, तो यहाँ आ गया आगे -1। ठीक है, अब नीचे भी सॉल्व कर देते हैं। 16 में से 10 गया 6 आ गया, 24 में से 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, तो 4 प्लस में 36 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाय, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 4 गया 5, 20 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा 5, 5 प्लस 5 10, 10 में से 1 गया 9, तो 36 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व करोगे भाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 7 तिया 9, काट दें भाई इसे, 7 तिया 21, ठीक, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 को डिवाइड करोगे 1 आ गया, और 7 एकम 7, 5 में 7 गया -2/7, ये आ गया। और अभी से सॉल्व किया, 36 डिवाइडेड बाय 9, 4 आ गया, 4 प्लस 4 8, तो इसे सॉल्व किया, 7 एकम 7, 7 में 2 गया 5, 5/8 7 कितना आ गया 56, 5/56। देखिए भाई कहाँ गड़बड़ हुई है, इसे भी देख लेते हैं, या सॉल्व करना आप अपने आप। 4 में से 2 गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 7 या 21, 3 या 9, एक आ गया ये। ठीक है, यहाँ भी एक आया, और 5, 5/7, 5/7 -1, -2/7 आया। ठीक है, और ये एक साथ में एक, 7 एकम 7, 7 में 2 गया 5/7। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5, 5 5 10, 10 में 9, 9 चौक 4, देखना भाई कहीं मिस्टेक होगी, 5/56 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे देखना आप अपने हिसाब से, 51/36 आया एक का, हो सकता है भाई, देखना कहाँ गलती हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप लोग देखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, ये मोस्टली अगर आप कहो तो एग्जाम में आते ही स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि आएंगे। कोई भी एग्जाम, अगर सीजीएल मेंस की बात करो, चाहे आप रेलवे की बात करो, चाहे बैंक की बात करो, हर जगह आपको देखने को मिलता है ये स्टैटिक्स। तो यहाँ पे मुझे दिया है, क्वेश्चन में पूछा है आंकड़ों की माध्यिका, परास का माध्य क्या है। यानी देखिए, मीन भी पूछ लिया, मीडियन भी पूछ लिया, और रेंज भी पूछ लिया, तीनों क्वेश्चन एक में कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। पेपर में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए समझिए ध्यान से, इसे मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ। सबसे छोटी टर्म कौन सी है, 2, 2, फिर ये 3 3 2 बार है, तो मैंने इसे लिखा 2, फिर 3 3 2 बार है। उसके बाद देखा मैंने 4, 4 एक बार है। 4 के बाद कौन सा है, 4 के बाद है हमारे पास 7, 4, 4 के बाद, 4 के बाद है ये 7 है, और ये 7 है, 7 7 7 के बाद 8, 7 7 के बाद 8। ठीक है, 1 बाय 1 काटते हुए चलना जिससे कोई गलती ना हो। 8 के बाद क्या है, 9 है, 10 है, 9 लिखा फिर 10 लिखा, 9 लिखा 10 लिखा। इसके बाद क्या है, 12 है, 15 है, 12 15 16, फिर 20 23, 12 15 16 20 23, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए, इसमें रेंज निकालने का फार्मूला, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट है 23, 23 में से 2 गया 21। जब भी रेंज पूछेगा तो रेंज तो सिंपल होता है हमारे पास। अब मीडियन जब निकालना होता है, मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2 टर्म्स या n/2 टर्म्स, जब इवन में होती है, यानी पूरी पूरी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 8 टर्म है तो क्या होगा, 8/2 लिख दो, 4 टर्म हमारा मीडियन होगा। और अगर 7 टर्म है तो 7 में 1 जोड़ो, 8, 8/2 करोगे तो 4 टर्म आएगा, यानी बीच की टर्म होती हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच की टर्म कौन सी होगी, 4 डिजिट यहाँ से हटाई, 4 डिजिट यहाँ से हटाई,
फिर 2 डिजिट यहाँ से हटाई, 2 डिजिट यहाँ से हटाई, बीच में कौन सी बच गई? 2 डिजिट। ठीक, बीच में क्या बच गई? 2 डिजिट। अब इन दोनों टर्म का मीडियन कैसे निकालते हैं? यानी एक ये टर्म n/2 प्लस n+1/2 टर्म, n/2 + 1 टर्म, तो इसे जोड़ोगे 8 + 9 बटे में 2, 8 और 9 17/2, 17/2 को क्या लिख सकते हो भाई? 8.5। ये आ गया भाई। अब इसका मीन निकालना है, इन दोनों का मीन निकालना है। मीन का मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 21 + 8.5 बटे में 2, 21 और 8 29.5 बटे में 2, जब सॉल्व करोगे 14.75, ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा? जल्दबाजी में 14.5 भी ला के आता, जो कि गलत होता। 14.75 ठीक है भाई शिवांगी, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइम डिस्टेंस का है, ट्रेनों की संयुक्त लंबाई निकालनी है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। यानी 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक मालगाड़ी जा रही है, एक फास्ट ट्रेन जा रही है ट्रैवल। ठीक, या हम ये कह सकते हैं एक हमारे साथ जा रही है वंदे भारत, एक जा रही है शताब्दी, दोनों पार करे। शताब्दी तो नहीं कहोगे कि भाई स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस आ गया, शताब्दी वंदे भारत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं दोनों ट्रेनें, तब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है माइनस करते हैं। ज़्यादा वाली स्पीड 70 है, कम वाली स्पीड 34, तो 70 में 34 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 36 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। टाइम कितना है? 25 सेकंड। जब आप काटोगे इस वैल्यू को, जो कट रही है उसे काट दिया मैंने, 18 × 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 गुणा में 25 कितना? 250 मीटर। यानी दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो यही पूछा था। अगर अलग अलग पूछता तो कुछ ना कुछ रेशियो दिया होता है, एक ट्रेन की लंबाई दूसरी से 2 गुना है, 3 गुना है। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आपको। बताइए भाई इसमें कोई डाउट? पढ़ा जाए आगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा जल्दी से। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 रुपये, 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा करता है, उसे कुल 1620 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। जैसे जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो पहला स्टेप तो लिखो ही मत। देखिए करना कैसे था, 500 रुपये R% पे 3 साल के, ठीक है। आगे उसने कहा 650 रुपये R% से कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते चले गए। 1250 रुपये R% से 7 साल के लिए अपॉन में 100, टोटल कितना हो गया? 1600। R/100 कॉमन ले सकते हैं, तो पहला ही स्टेप आपका R/100 कॉमन आ जाएगा। या आप चाहो तो एक जीरो से काट सकते हो, R/10 कॉमन ले लो, ठीक है। ये जीरो कट गए सारे। अब देखिए 50 दिया 150, 65 पंजे 315, 125 सत्ते 875, बराबर किसके है? 1620, ठीक है। अब इसे जोड़ोगे, 75 15 90, 8 3 11, 50 140 का 4, एक हासिल, एक और एक 2, 2 3 5 5 8 13, 1340, और R/10 गुणा में ये आ गया 1620। इस जीरो से ये जीरो काट दिया। अब देखिए 134 से जाएगा क्या? ये 18, 134/18 1340, ये कुछ अप्रोक्सीमेट कटना तो चाहिए था, कहीं गड़बड़ हुई है। 65 पंजे कितना होता? 325 होता है भाई। 65 पंजे क्या होगा? 325। ये देखिए ये गलतियां जो होती हैं हमारे को पेपर में, इनसे बचना है। 75 25 पूरा पूरा 100 बना रहा है, तो अगर यहाँ पे देखें 75 25 100, 150 150 का 50, एक हासिल, एक और एक 2 3 2 5 8 13 135, और ये आ गया 1620। 25 7 175 हासिल 875, ठीक है। 8 3 11 और एक 12 1350। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, आर की वैल्यू आ गई 1620 बटे में 135। जो वैल्यू कट रही है उसे काट लेते हैं। 5 से काटा 27, 5 से इसे काटोगे 5 तिया 15, सीधा काट सकते थे यार। 135 को जब काटोगे तो ये 12 कुछ आएगी टर्म। देखिए 5 से काटा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आ गया। 27 से जब काटोगे 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 12% हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई डाउट इसमें?
बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जिन बच्चों को पता है सॉल्व कैसे करनी होती है कैलकुलेशन को, उनके लिए बहुत ईजी है। जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11। देखिए दो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, ये रूट 121 है, ये रूट 1 2 3 2 1 है, ये 1 2 3 4 3 2 1 है। तो जब भी ऐसे स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए काउंटिंग में, तो काउंटिंग कहाँ तक जा रही है? 2। 121 किसका होगा? 11 का। प्लस अब ये काउंटिंग कहाँ तक गई? 1 2 3 तक। तो ये 111 का स्क्वायर होगा, 1 2 3 2 1, तो यहाँ आ गया 111। अब ऐसे ही आगे बढ़े, मुझे पता है 1 2 3 4 3 2 1 है, तो ये 4 तक गई है काउंटिंग, तो 1 4 टाइम 1 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया ये 4 टाइम 1। जब इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 3, तो एक और एक 2, ये एक 1233 आ गया, और ये 1233 के बराबर है। यानी पहला कथन क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस की बात करें। 0.64 है, 0.64 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आगे पहला तो 0.8 प्लस 64 का स्क्वायर रूट 8, 36 का 1 और 0.36 का 0.6। जब इसे सॉल्व करोगे, 8 और 6 14 का 4 लगा एक हासिल, 8 और 1 9 6 15, 15.4। ये क्या 15 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। बताइए भाई, कोई डाउट इसमें? सिंपल था क्वेश्चन, बढ़ा जाए आगे। सवाल इसका डी ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट को करिए जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे देता है, 360 से बड़ी वैल्यू, उसे सॉल्व कर पाना, कोई बच्चा कहता है हमें पढ़ाई नहीं है, तो उसे क्या करो? 360 से डिवाइड कर दो, जैसा क्लास में बताया गया। देखिए भाई, साइन 600 है, वैल्यू दी है साइन 600, कॉस 750 प्लस साइन 150, कॉस 240। भाई एक तरफ तो 360 से कम है, एक तरफ 360 से ज़्यादा है, तो इसे क्या करोगे आप? 360 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसे लिख दीजिए। क्योंकि 360 पे क्या होता है, क्वाड्रेंट जब मैंने पढ़ाए थे आपको, मुझे पता है जब साइकिल कंप्लीट होता है जीरो पे फिर आ जाता है, जीरो से फिर स्टार्ट होता है, तो 360 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसे लिख दीजिए। तो मैं जब इसे सॉल्व करूँगा 360 से, तो यहाँ कितना बच जाएगा? साइन 240। और यहाँ जब 360 से करोगे, 360 दूनी 720, कॉस 30 प्लस। अब इसमें क्या करोगे? 180 वाला क्वाड्रेंट वाला रूल लगाओगे, साइन 180 माइनस 30 करोगे, 150 आता है। 180 और 360 पे क्या होता है? नो चेंज। तो साइन 30 आ जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या होता है? साइन थीटा कॉट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आए कॉस 240, कॉस 60 हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया मैंने। सेम ऐसी साइन 240 है, तो ये तो आ गया साइन 60। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इनटू में माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 60 माइनस √3/2। तो भाई इसे सॉल्व करते चलोगे, √3/2 प्लस माइनस माइनस 1/4। तो √3 की √3 से करोगे, -3/4 -1/4। जब सॉल्व करोगे, -4/4 आ गया, 4 से 4 काट दिया, -1। ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। बताइए भाई, कोई डाउट? देखिए कुछ कैलकुलेशन जो होती है ना, वो आपने अपने आप सॉल्व करके काटनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है भाई, -1। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस बताना है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस का फार्मूला आपको लिखवाया होगा क्लास में। जब डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये बताया था। अब डिस्टेंस कितना दिया है? 13। अब मुझे पता है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो देखिए -5 है, वो -7 हो जाएगा। -5 -7 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है? k -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। अब दोनों तरफ इधर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो
तो यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, -5 -7 -12 का स्क्वायर 144, और ये k -2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व मत कीजिए, देखिए आगे कहीं ना कहीं वैल्यू ऐसी देता है जो कट जाए, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं करना चाहिए। 169 में 144 गया 25, और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर। मुझे पता है ये k -2 के होल स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो k की मान आ गया 5 + 2 कितना 7। यही पूछा था k का मान, k का मान कितना आ जाएगा भाई 7। अब ऐसा तो है नहीं प्लस माइनस दिया हो या कुछ, तो हमारा k का मान कितना आ जाएगा 7। पढ़ा जाए आगे, जल्दी कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, खत्म करके पढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 784। एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 784, उसके अंदर क्या है एक सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल का एरिया बताना है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, या तो एक सर्कल का एरिया बताइए, या फिर सर्कल को हटा दिया गया जो बच गया रिमेनिंग पार्ट उसका एरिया बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया बताना था। हमें पता है इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये साइड होती है, साइड का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 784, और 784 किसका होता है भाई 28 का स्क्वायर, तो साइड कितनी आ गई 28। क्लियर भाई यहाँ तक। देखिए जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 28 का स्क्वायर 784। अब बात करते हैं सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। आर निकालना है, आर क्या होगा भाई सेंटर से सिर्फ इतना होगा, यानी आर का मान क्या हो जाएगा a/2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 28, 28 बटे में 2 काटोगे तो कितना आ गया 14। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। एज्यूम करने को दे रखा है पाई की वैल्यू कौन कौन सी होती है 22/7 या 3.14 हम लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंटू में 14, इंटू में 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22, 14 दूनी कितना होगा 28। 28 गुणा में जब 22 करोगे, 28 गुणा 22 हो जाएगा आपका 28 दूनी 56 का 6। एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है सिर्फ, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 28 गुणा 22 आप रट्टा भी मार सकते हो, क्योंकि मोस्टली पेपर में बहुत बार ये पूछा गया 28 गुणा 22, जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है तो यही कैलकुलेशन मिलती है। तो 28 गुणा 22 कितना हो जाएगा 616। पढ़ा जाए आगे, चले भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 29/20 है, इसका आयतन 4838.4 पाई है, ये ध्यान रखना पाई भी दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए एक शंकु है, यानी जो बर्थडे कैप तो सबने लगाई होगी, शंकु है, शंकु की हाइट ये होती है, रेडियस ये होती है, और स्लांट हाइट ये होती है। मुझे एल और इसका रेडियस का रेशो दिया है, एल कितनी है 29, और रेडियस है 30x, 29x बोल सकते हैं। जब इस तरीके से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है HLR, तो HLR जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम होगी, कहीं ना कहीं ट्रिपलेट बन रहे होंगे। और मुझे पता है ट्रिपलेट 20 29 पे कहाँ बनता है, 20 21 29, ये मैंने ट्रिपलेट में पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम में। 29 है 20 है, तो एक वैल्यू कौन सी बची है h, तो h का मान कितना आ गया 21, h का मान आ गया 21x। अब x की वैल्यू तो नहीं पता, x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी इसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और ये कितना दिया 4838.4 पाई। तो देखिए पाई से तो पाई काट ही दिया मैंने, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10। 1/3 आर की वैल्यू कितनी है 20x, इंटू में 20x, एच की वैल्यू कितनी है 21x। ठीक है, और ये हो गया 4800 अब जो वैल्यू कट रही है मैं काट दूंगा। देखिए भाई 3 से सबसे पहले तो मैंने इसे काटा, 3 सत्ते 21। अब आगे देखो 7 से अगर मैं इसे काटता हूँ, 7 6 42, 7 9 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया। अब अगर मैं 100 को छोड़ देता हूँ, 2 2 4 है, 4 से इसे काटता हूँ, 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, 4 एकम 4, 2 4 7 28, 1 4 दूनी 8, 4 8 1728, तो x³ ये हो गया। और नीचे 10 आया था, ये 10 तो लिखना भूल ही गया 10, और ये 10 गुणा 10 100 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 1000, और ऊपर आ गया 1728। अब अगर x का मान निकालें, अगर x की बात करें तो 1728 12 का क्यूब होता है, और 1000 10 का क्यूब होता है। तो x का मान आ जाएगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा 12/10, यानी x की वैल्यू आ गई 1.2।
एक्स की वैल्यू 1.2 आ गई। हमारे से पूछा क्या था क्वेश्चन में, त्रिज्या, रेडियस पूछी थी। रेडियस कितनी है भाई 20x। 20x यानी 20 इंटू में 1.2 की जब मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर मेरी क्या आ जाएगी रेडियस। सिर्फ क्या है कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन आपने काट ली इजिली तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, यानी क्या निकालना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस बताना है। सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल ए बी सी हु साइड्स आर 16, 30, 34। देखिए 16, 30, 34 अगर हम देखें इसे दो से अगर हम काट लेते हैं तो ये क्या बनेगा 8, 15 और 17। और ये आपको मैंने कहाँ पढ़ा है, ट्रिपलेट में। ये क्या बन गई, ट्रिपलेट बन गई ये। जब ट्रिपलेट बन गया तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो जाएगी हमारे पास 16, ये मान ली 30, ये हो गई हाइपोटेन्यूज 34। अब उसने कहा इसमें सर्कल ड्रॉ किया गया है, तीनों वर्टेक्स को लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। सेंटर होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का आधा। हाइपोटेन्यूज कितनी है 34/2, काट दोगे कितना आ गया भाई 17 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी रेडियस। बताइए भाई कोई डाउट इसमें, पढ़ा जाए। देखिए सर्कम रेडियस में जब मैंने पढ़ाया तो फार्मूला ही बताया था रेडियस निकालने का, ए बी सी अपॉन 4 एरिया और ट्राइंगल ये बताया था, और एक हाइपोटेन्यूज अपॉन में हाफ ये बताया था मैंने, ठीक है। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात होती है तो a/√3, और इन रेडियस में क्या होता है a/2√3। यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कई बार रेशो पूछ लेता है इन रेडियस का और सर्कम रेडियस का, तो आंसर क्या होता है 1:2। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए डीआई का। देखिए एक क्वेश्चन डीआई का डाला गया है, क्योंकि देखिए हर तरीके का कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ इस पूरी क्लास में। आप देखोगे हर चैप्टर को कवर कर रखा, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम, कोऑर्डिनेट, स्टैटिक्स, हर तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्र कोण निकालना है, सेंटर एंगल निकालना है। तो इन सबको टोटल कर दोगे, 2, 5, 7, 20, 7, 27, 27, 15, 42 और 8, 50,000। टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया ये 50,000। और अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हेल्थ पर। हेल्थ पर कितना है भाई 15,000। हेल्थ पे 15,000 रुपये खर्च कर रहा है, मुझे परसेंट एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 15,000 की वैल्यू निकालनी है कितने पर, 50,000 पर। और जब निकालते हैं हम किससे गुणा करते हैं, एंगल निकालना है 360 डिग्री, परसेंट निकालना है तो इनटू में 100। यही पूछता है मोस्टली। आप 25 क्वेश्चन ही कराएंगे भाई अगली बार से, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसे जब काटोगे 3 जीरो से 3 जीरो गए, तो 5 दिया 15, 5 गुणा में 10, इस जीरो से ये जीरो गया, 36 दिया कितना हो गया 108 डिग्री। तो ये हमारा डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 36 दिया 108 डिग्री। ठीक है भाई, उतने ही कराएंगे जितनी ज़रूरत है। तो ये आपके सामने आ गया 50 क्वेश्चन। आप एक बार जिन बच्चों को क्वेश्चन में डाउट है वो बता सकते हैं। बाकी आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। कोशिश करते हैं 25 नहीं तो 30 तो कराएं, 25 अभी क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है टाइम भी, 1 घंटे के हिसाब से 25 ही होंगे। तो 25 ही क्वेश्चन लेके आएंगे, बाकी देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, बाकी आप तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को, गुड नाइट।